सर, गुड टू सी यू। कैसे हो सी आप? यू बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, बड़े क्रिएटिव इंसान लगते हो आप। थैंक यू थैंक यू। कितने साल हो गए आपको दिल्ली में? दिल्ली में तो काफ़ी साल हो गया। पढ़ाई करने आए थे, फिर हाँ, पढ़ाना शुरू कर दिया इधर। तो जेएनयू में पढ़ते थे ना आप? हाँ, जेएनयू में और अब पढ़ते थे। डीयू में पढ़ाते हो? जी। तो कौन सी ज़्यादा अच्छी है? डीयू डीयू अच्छी। नहीं नहीं नहीं, वहाँ के लोग पसंद नहीं आ रहे होंगे आजकल आपको। जेएनयू नहीं, मुझे तो तब उस टाइम भी नहीं पसंद आता था। जेएनयू हाँ। मुझे कभी मेरा मेरा टाइप का यूनिवर्सिटी नहीं है वो। क्यों? वो समाज से कटा हुआ कैंपस है। हम्म दीवार है, नॉर्थ गेट है, हम्म ईस्ट गेट है ना। हम्म जब इधर वो जेएनयू प्रकरण हुआ था हम्म 2016 में, या हम्म पता नहीं शायद उस टाइम में ही होगा, या शायद लॉकडाउन के टाइम में मुनीरका के कुछ लोगों ने ना हम्म एक प्रतिरोध टाइप का कुछ किया था जेएनयू गेट में जाके। हम्म तो उन्होंने एक चीज जो कहा, हम्म बोला कि ये जो जेएनयू बना है कैंपस, ये हम लोगों का जमीन छीन के बनाया गया है। वो तो है। और तो मुझे लगा कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का अगेंस्ट में बात करते हैं ना, कि लोग हाँ उच्छेद हो गए अपने जमीन से। हाँ तो शायद ये बात हो रहा था, शायद जो अभी भी मुनीर का गांव में आप देखेंगे, हम्म शायद एग्जैक्टली कौन लोग हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन यहीं के जाट या गुज्जर वगैरह होंगे। और मैं जब स्टूडेंट था तब भी मैं देखता था हम्म कुछ कुछ महिलाएं हम्म जिनका भैंस है इधर, तो वो जेएनयू का जो फेंसिंग है ना, जब आप हम्म जेएनयू मेन नॉर्थ गेट से निकल के राइट हो जाते हैं बेरसराय के तरफ, हम्म तो वहां पे वो दीवार में ना ऐसा छेद वगैरह किया है उन्होंने। हम्म तो वहां जाके घास काटने जाती थी। अच्छा। तो मैं ये देखता था एज ए स्टूडेंट। तो मुझे हाँ लगा कि कहीं ना कहीं ये जो कैंपस बना हाँ है ना, और दीवार लगाया है चारों तरफ, हम्म ये मुझे सही ठीक नहीं लग रहा था कि किसी को वंचित करके ये हम्म जो नेहरूवियन इंदिरा गांधी वाला जो मॉडल जो हम्म है ना, तो मुझे कभी पसंद नहीं आया ये चीज। हम्म और वो तो खैर, ये सवाल मुझे लगता है आने वाले दिनों में और खुलेगा। हम्म जैसे रायसीना हिल प्रेसिडेंट का हाउस जो बना है, राष्ट्रपति भवन, उसको लेके भी अभी भी बहुत सारे परिवार बोलते हैं कि कैसे वो वहाँ किसानी करते थे हाँ और मालचा। देवर डिस्प्लेस्ड। तो अगर हम देखिए, मैं रेगुलरली छत्तीसगढ़ जाता हूँ, हम्म आदिवासी सवाल के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो वो भी डिस्प्लेसमेंट का सवाल है। हम्म तो जब हम अंबानी अदानी ये आदिवासी को उच्छेद कर रहा है, वहाँ कोल माइंस वगैरह लूट रहे हैं आदिवासी से, तो वो फिर आप वो सवाल अगर उठाते हैं तो फिर कहाँ तक आप उसको खींचेंगे, है ना। तो ये जेएनयू के बारे में मुझे लगा था। तो जब मैं डीयू आया पढ़ाने के लिए, खुला कैंपस है, अच्छा लगता है। तो लगता है कि हम जो मेन दिल्ली का जो सिटी बस यहाँ से गुजरता है ना। हाँ, ये कोई एक्सक्लूसिव एक आइलैंड नहीं है ना, एक टापू नहीं है ये। तो फिर यहाँ पे नीचे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे प्रोफेसर शाहिद आमीन, ओके, जो सबाल्टर्न स्टडीज के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और पर्सनली चूंकि वो मिलते रहते थे यहाँ पे, तो मैं उनको पर्सनली भी लाइक करता था। तो उनका एक प्रेजेंटेशन था, शायद उन्होंने बाद में उस प्रेजेंटेशन को एक पेपर के रूप में भी शायद पब्लिश किया है। उन्होंने डीयू का भी बताया। उन्होंने फिर डीयू में ये जो बगल में गांव है ना, क्या गांव है ये जो, तिमारपुर है? तिमारपुर नहीं, दूसरा एक गांव है यहाँ पे, वजीराबाद, एकदम यहीं पे है, चंद्रावल। चंद्रावल। हाँ बोले कि चंद्रावल में के फैमिलियों के साथ अभी भी आप बात करेंगे कि जब ये डीयू से पहले तो ये तो आपका वाइसरॉय का यहाँ पे था ना, जो आप वाइस चांसलर का जो ऑफिस है, वो वाइसरॉय जनरल रहते थे यहाँ पे। तो ये कैंपस जहाँ अभी हम लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग आपका ये जो दौलत राम कॉलेज हुआ, फिर ये एसआरसीसी हुआ, है ना, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ तक कि वहाँ जो मेन रोड तक आपका खालसा कॉलेज, और इंक्लूडिंग इधर स्टीफन्स हिंदू, ये पूरा उनका गार्डन टाइप का था। तो वाइसरॉय का वहाँ पे अपना पैलेस था, कोठी था, जहाँ पे अभी वाइस चांसलर का ऑफिस है। ये पूरा एरिया उनका बगीचा था।
ठीक है ना। तो डीयू बनने से भी पहले, क्योंकि उसी को डीयू बनाया इन्होंने, है ना, तो उस टाइम भी बहुत डिस्प्लेस हुए थे। यानी कि कॉलोनियलिज्म को जब हम लोग देखते हैं तो ब्रिटिश ने आके क्या क्या किया, हम जलियांवाला बाग ये सब याद करते हैं, लेकिन ये जो माइक्रो लेवल पे लोगों को डिस्प्लेस किया है ना, इसको हम नहीं ये करते। लेकिन ये जो कम्युनिटीज जो है इन्होंने इस चीज को भूला नहीं है। देखिए, इसलिए कब ये चीज जो कम्युनिटीज के अंदर में जो मेमोरीज है, किस ढंग से उनके साथ अन्याय हुआ है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है सर, तो ये सब कि सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं कि आप दिल्ली की हिस्ट्री जब देखोगे तो दिल्ली की हिस्ट्री में रूरल दिल्ली की हिस्ट्री बिल्कुल गायब है। जो यहाँ के गांव थे पूरे, एग्जैक्टली जो पूरे गांव थे, जो 360 गांव थे, जिनमें मेजोरिटी ऑफ गांव थे जाट के, फिर गुज्जर के, अहीर के, ब्राह्मण के, चाहे आप बेरसराय ले लो, चाहे जेएनयू की जमीन ले लो, चाहे मालचा ले लो या रायसीना। अब मालचा के लोगों को डिस्प्लेस करके हरियाणा में वहां पे भेजा गया। अब पर उनके सेंटिमेंट इतने जुड़े हुए हैं, जो मालचा मार्ग, हाँ मालचा मार्ग, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी के बगल वाला। तो वहां के लोग कभी कभी पूजा करने आज भी यहाँ पे आते हैं पर्टिकुलर मौकों के ऊपर, कि भाई हमारे वो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक चीज अगर देखी जाए तो पहले के टाइम में गांव में एक तो एंसेस्ट्रल वर्शिप होती थी या फिर एनिमिज्म होता था, तो इसी तरीके से वो लोग अब भी मानते हैं। खैर ये तो पार्ट ऑफ जॉब है और पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होती रहती है। ये बात हम कर रहे थे समाज से कटे हुए जेएनयू की, जैसे आपने कहा। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज और है। जैसे आप बोले ना कि अपना एंसेस्ट्रल वर्शिप वो करते थे। देखिए, जैसे हम लोग राम मंदिर का इशू को लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं राम मंदिर का इशू ये सांप्रदायिकता वाले लोग, फांसीवादी लोग ये उठाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसका डीपर रीजन क्यों, मतलब क्यों एक कोई भी पार्टी हो क्यों उठा पा रहा है इस चीज को? इसलिए कि हमारे जो लोकल जो गॉड्स एंड डेटीज थे ना, उन सबको एक लॉन्ग प्रोसेस 150, 200 साल, 300 साल में जो भी सोशल एक सामाजिक प्रोसेस हुआ, आप उसको कॉलोनियलिज्म कहिए, ब्रिटिश का ये कीजिए, या मॉडर्नाइजेशन कहिए, या मार्केट रिलेशंस कहिए, उसने उस सबको खत्म कर दिया है। करके आपको एक मैक्रो लेवल पे एक बड़ा भगवान देगा आपको। भगवान वो एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जो भगवान राम का जो ये है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक फिर आपको एक सम्राट टाइप का एक भगवान देगा आपको, है ना। चूंकि आपने ये सब खत्म किया है ना नीचे में, तो जब हम सामाजिक परिवर्तन का बात करते हैं, सिर्फ आप ऊपर के लेवल पे चीजों को मत समझिए कि आरएसएस ये कर रहा है, या ये राम मंदिर का ये मुद्दा एकदम कम्युनलाइज कर दिया, पूरा सोसाइटी को पोलराइज कर दिया। बिल्कुल पोलराइज कर रहा है, लेकिन आप अगर सामाजिक परिवर्तन में आप अगर इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ उसका मुद्दा को आप अपने मुद्दे से काट के फिर आप फिर दोबारा सेक्युलर होके पावर में आना चाहते हैं, अगर इतना ही है आपको, आयाराम गयाराम करना है ना तब तो फिर ठीक है जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, अगर आप सही में आप भगत सिंह इन सब का नाम लेते हैं, आप सीरियसली एक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति का, तो उस चीज को आप जहन में लेके चल रहे हैं, तो ये सब आपको दिखता है ना। तो जब आप जेएनयू जाएंगे तो आप ये सिर्फ नहीं देखेंगे ओ जेएनयू तो लेफ्ट है क्या, अरे भाई लेफ्ट वाला बात नहीं है। लेफ्ट आप किस टाइप के लेफ्ट हैं वो है सवाल, आप किस टाइप के लेफ्ट हैं। तो ये वाला मुद्दा जो मैं आपको बोल रहा था, है ना, तो इस ढंग से मैं सोचना चाहता हूँ। ओके, तो उसमें जुड़ा हुआ कबीर है, उसमें जुड़ा हुआ संत जो संत जो ट्रेडिशन है, भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट या भक्ति मूवमेंट का क्रिटिक करके जो आया है ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे भीम आर्मी के राइज में मैं उस दिन भी किसी से बात कर रहा था, जैसे भीम आर्मी का जो उद्भव हुआ उसमें उन्होंने जिस ढंग से ये मंदिरों को ये किया, उन्होंने जो ये ना अपना जो मंदिर जो वहाँ पे तुगलकाबाद में
एक हाँ, मंदिर तुगलकाबाद में इंसिडेंट हुआ था एक। कौन सा वो मैं भूल गया। वो लैंड ले रहे थे। तो उस टाइम चंद्रशेखर आजाद ये बहुत बड़ा संघर्ष किया था। और मैं भी उसमें था, उस संघर्ष में। तो उन्होंने यहाँ रामलीला मैदान के कहाँ से इन्होंने प्रोसेसन निकाला, वहां से लेके तुगलकाबाद, देखिए कितना डिस्टेंस है, पूरा तय किया, और पुलिस का पिटाई हुआ। तो मंदिर का सवाल है, यानी कि सिर्फ उन्होंने कि अच्छा राजपूतों ने हमारे साथ ऐसा किया सहारनपुर में, हम जो राजपूतों ने हमारे ऊपर एट्रोसिटीज किया उनको हम अरेस्ट करवाएंगे, FIR करो, सिर्फ इस लेवल पे नहीं किया है उन्होंने, समझ रहे ना। यानी कि उनका जो मंदिर जो है, क्या मंदिर है वो, गूगल पे देखो। अरे यार वो जो इनका जो है ना, हमारा जो रविदास, संत रविदास का, हाँ रविदास मंदिर, ओके। तो संत रविदास, देखिए संविधान का बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आपको संत रविदास क्यों करना पड़ रहा है या क्यों करना चाहते हैं? चूंकि वो समाज का एक पॉजिटिव बिलीफ का भी सवाल है ना। सिर्फ आप किसी के अगेंस्ट में लड़ने का नहीं है, आपका अपना विश्वास क्या है, आपका अपना क्या कीजिएगा, क्या कहिएगा, धर्म ही बोलिए, फेथ ही बोल लीजिए। आपके पास कोई और शब्द नहीं है तो धर्म को ही आप ये कीजिए, है ना। तो ये आपका क्या है फिर? संत रविदास जब इनके पास है तो बीमारी में वो अंदर से ताकत आ रहा है। देखिए किसान आंदोलन भी कहीं ना कहीं जाके सिक्खी का जो सवाल है, सिक्खी का सवाल, यानी कि सिक्खी क्या है, सिख आइडेंटिटी क्या है। वहाँ जो किसान आंदोलन में जो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने वो बोलते भी थे, मतलब ये यूनिवर्सिटी, ये सिविल सोसाइटी, शहरी लोग नहीं, इंटेलेक्चुअल वाले नहीं, लेकिन जो गांव से लोग आए थे वो बोलते थे ये महाराजा रंजीत सिंह का फौज है, बोलते थे। यानी कि जब वो महाराजा रंजीत सिंह बोल रहे हैं तो वो अपना बहुत पुराना इतिहास को वो सामने रख के आज का आंदोलन कर रहे हैं। ये जो इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है वो कहाँ से आता है? समाज से आता है ना। समाज में ये मेमोरी में है, समाज का मेमोरी में है। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है, यूनिवर्सिटी सिस्टम, ये मॉडर्न एजुकेशन वगैरह या जो भी बोलते हैं, ये उसको वो जगह नहीं दे पाता। इसलिए भी मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा था पहले भी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, या इवन जो जिस ढंग का बाम पॉलिटिक्स या रेडिकल थिंकिंग यूनिवर्सिटी कैंपसेस से जो आ रहा है, इसमें ये कमी है। और जब तक आप मतलब, और इसलिए देखिए ना, चंद्रशेखर आजाद जैसा लीडर बिल्कुल ऑर्गेनिकली अपने समाज के अंदर से आया। और मैं तो चंद्रशेखर को बोलता भी था, और चंद्रशेखर में ये अच्छा था कि वो ना, वो JNU को लेके कोई फैसिनेशन नहीं था उसमें। वो पता नहीं, क्लियर था कि वो समाज के अंदर का आदमी है और वो सही एक धरातल है ना। और वो कम्युनिस्ट ट्रेडिशन में भी ये रहा है, देखिए, है ना। लेकिन अभी कम्युनिस्ट ट्रेडिशन में ये रहा है, लेकिन लोग भूल गए अभी, मतलब। और बीजेपी भी मुझे लगता है कि वो चाहता है कि बाम आंदोलन जो है वो उसका परिचय JNU के थ्रू स्थापित किया जाए, वो बीजेपी के फेवर में है, ओके, है ना। लेकिन JNU के बाम इसको नहीं समझ रहे हैं। तो आप कल समझा के तो आए थे उनको। अब जाना पड़ता है, वो फंसा देते हैं ना। वो फंसा के कैसे कैसे करके वो बुला लेते हैं, क्योंकि JNU का देखिए वो पुलिंग पावर बहुत है। अच्छा, क्योंकि स्टेट का बैकिंग है ना, स्टेट का प्रोजेक्ट है ना। इंदिरा गांधी उस टाइम सोवियत यूनियन के बहुत नजदीक थी। तो उस टाइम सोवियत यूनियन का चीन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, क्योंकि चाइना में जो कम्युनिस्ट विचारधारा था वो रूस से अलग था, सोवियत संघ से। लेकिन इंडिया सोवियत संघ के साथ था। तो इंडिया में भी कम्युनिस्ट मूवमेंट में दो फैक्शन हो गया था इस सवाल को लेके। एक फैक्शन प्रो माओइस्ट थॉट था, दूसरा फैक्शन प्रो सोवियत थॉट था। तो इस डिवीजन को और गाढ़ा करने के लिए और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये इंदिरा गांधी सोवियत संघ के साथ मिलके जितने भी रेडिकल जो वामपंथी लोग हैं उनको एक कैंपस में कैद कर दो,
ये स्ट्रेटेजी था कि कैसे वामपंथी को वामपंथी रहने दिया जाए, लेकिन उनके अंदर में जो क्रांतिकारी धार है उसको खत्म करके एक तरीके का वो होता है ना कि होता है ना, आप वो गैस निकला हुआ कोक जैसा है ना, रखा हुआ रहता है ना 2 घंटे से, उसमें वो पिए हुए कुछ भी नहीं है, कोई पंच नहीं है, वो किक नहीं है उसमें, किक ही नहीं है, वैसा वाला लेफ्ट वो उनको तो वो कॉन्शियस प्रोजेक्ट था। देखिए आप मत बोलिए 70s और 80s में, इनफैक्ट 60s लेट 60s में तब से कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत रेडिकल हो गया था लेट 60s में। और आपको याद होगा इवन पीपल लाइक अमर्त्य सेन, यस यस यस, है ना, मृणाल सेन, बड़े बड़े जो ऋत्विक घटक, वो कौन सा आंदोलन से इन्फ्लुएंस थे? वो जो रेडिकल वाम आंदोलन जो निकला था बंगाल से, फिर वो आंध्रा गया, पंजाब आया, यूपी, बिहार में भूमि आंदोलन देखिए उस टाइम 70s में वो भी था। दलित समाज जो भूमिहर, जो लैंडलेस दलित लेबरर जो मूवमेंट किया 70s में बिहार के अंदर में, वो भी लाल झंडे के तले हुआ, है ना। तो उस आंदोलन को कहीं ना कहीं स्टेट को खत्म करना था। कैसे खत्म कीजिएगा? क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही सब क्रश कराया। जो आर्मी यूज किया 1970s में कलकत्ता में, जो ऑपरेशन स्टीपल चेज कहते हैं, और प्रेसिडेंसी कॉलेज के अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे जो रेडिकलाइज हो गए थे, जो टॉपर थे, जो अपना टॉपर वाला सर्टिफिकेट जब उनको दिया जाता है तो वो उनको फाड़ के, सर्टिफिकेट को फाड़ के कि वी डोंट वांट बुर्जुआ एजुकेशन। ओके, ये कलकत्ता के संभ्रांत परिवार के अच्छे अच्छे फैमिलीज के, भट्टाचार्य जी, मुखोपाध्याय, इस टाइप का जो चट्टोपाध्याय फैमिलीज के बच्चे इतना रेडिकलाइज हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उसको क्रश करना था। तो आर्मी जो यूज हुआ है बंगाल में, देखिए लेफ्ट फ्रंट कैसे आता है, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, और सोवियत संघ भी इंदिरा गांधी के साथ था, और इमरजेंसी का जो दौर था उसमें सीपीआई ने भी इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था, आपको याद ही है। तो वो सब एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तहत लेफ्ट को, या रेडिकल लेफ्ट, रेवोल्यूशनरी लेफ्ट को कैसे उसको अंदर से उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, है ना। उसका जो मेन जो पंच है, वो खत्म कर दिया, उसको खत्म। तो वो जेएनयू उस ढंग से बना। तो करके उसमें फिर जो सर सवाल पूछने दीजिए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा आप क्लास में पढ़ाने लग गए। नहीं, बात कीजिए आप जब मन किया करता है, बोलिए। जैसे आपने बात करी चंद्रशेखर की, मायावती की, इसको मायावती नहीं, चंद्रशेखर का बात कर रहा था। मैं मायावती की भी बात ऐड ऑन करता हूँ। अगर हम देखते हैं कांसीराम को, और वो पंजाब के रोपड़ से निकलते हैं और फिर महाराष्ट्र के पुणे में डीआरडीओ में नौकरी करते हैं, और वहां से एक पूरा रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जो SC ST दलित के लिए था। और वो पूरा एक बड़ा अच्छी सोच के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, और एक सोशल इंजीनियरिंग के साथ हर स्टेट में जाते हैं और किस तरीके से इस मूवमेंट को और बेहतर किया जाए। फिर उनको मायावती मिलती हैं, जिनको वो लगता है कि एक बहुत एग्रेसिव लेडी है ये, और जिसको हम उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एक बड़ी नेता बन के उभरती है। और पर मायावती में उस लेवल का इंटेलेक्ट नहीं है जो कांसीराम में था। वो एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन थी। अब आते हैं चंद्रशेखर में भी उस लेवल का एक वो इंटेलेक्ट नहीं है जो मायावती या कांसीराम में था, पर एक वो है कि भाई हम कोई हैं और हम एकजुट होके सत्ता के खिलाफ, या हमारा जिन्होंने शोषण किया है इसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, तीन जनरेशन को, और साथ ही साथ में ये सोसाइटल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत होती है पॉलिटिक्स में या नहीं होती है? एक तो आप पॉलिटिक्स बोल के आप क्या समझ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले बोला, पॉलिटिक्स मतलब आप कैसे फिर दोबारा, अब नीतीश गए, है ना, कोई और बनना चाह रहे हैं अभी मुख्यमंत्री बिहार में, है ना। बीच में बना भी था मांझी, जितना बना था,
फिर नीतीश, फिर कुछ दिन शायद लालू यादव दोबारा बने थे शायद ना, या वो तो आरजेडी से कौन बना था? 97 में बने थे। आई थिंक नीतीश ही बनते रहते हैं, नीतीश ही आरजेडी के साथ भी रहते हैं तो नीतीश बनते हैं बीजेपी के साथ। तो अगर वो वाला करते हैं तो फिर देखिए ये सब पूरा चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सब जरूरत ही नहीं है। जो हम बोल रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं लगता है। लेकिन हम अगर दूसरा वाला अगर हम सोच से आते हैं, राजनीति उसको उस ढंग से डिफाइन करते हैं, तो फिर समाज वाला सवाल तो आ ही जाता है ना। और उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप जैसे चंद्रशेखर का आपने ये किया, चंद्रशेखर का शायद क्लियर था कि भाई चूंकि वो ऑर्गेनिकली ये सबसे जुड़ा हुआ था। जैसे ये जो मंदिर जो बोल रहे थे, संत रविदास मंदिर वाला है ना, संत रविदास मंदिर में भी उसका चूंकि वो जुड़ा हुआ है, और वो भीम आर्मी जब शुरू हुआ तभी ये लोग वैसे भी संत रविदास मंदिर में जाते थे। तो ऐसा नहीं कि जैसे जिस ढंग से राहुल गांधी गए शिव भक्त बन के किसी मंदिर में, उस टाइप का नहीं था। वो रेगुलरली पहले से जा रहा है या बचपन से ही जा रहा है ना, उन्हीं में पैदा हुआ। तो वो राहुल गांधी टाइप का अप्रोच है। तो लेकिन दूसरा जो है कि आप जो बोल रहे हैं कि मायावती का, मुझे लगता है कि बीएसपी चूंकि वो सत्ता में रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है, देखिए एक बार आप सत्ता में बैठते हैं ना तो बहुत कुछ बदल जाता है आपका, है ना। तो शायद वो सब हुआ है उनका, तो इसलिए उनका सुनते हैं, बाकी भी इश्यूज है उनका। अभी रैली भी करी उन्होंने। तो वो जनरली मतलब मास प्रोटेस्ट मूवमेंट में विश्वास नहीं रखते हैं, है ना, जो भीम आर्मी का बिल्कुल ही अलग शैली है। तो ये है। लेकिन मैं उसमें जो पहले का जो ये समाज वाला ही मुद्दा में ये एक जोड़ना चाहता हूँ। तो आप आ रहे थे तो मैं भी यहाँ ऑफिस में बैठा, तो कुछ किताब मुझे ना, ये सब किताब सब है यहाँ पे नीचे मार्क्सिज्म। तो मुझे आप आ रहे तो मेरा पता नहीं एक ये सब किताबों में मेरा नजर गया। जैसे देखिए एक चीज, जैसे ये स्वामी अग्निवेश का किताब है मेरे पास, ठीक है ना। अग्निवेश जी के साथ मैं बातचीत भी करता था उस टाइम, अभी तो वो नहीं रहे। तो जैसे हम कम्युनिज्म का बात करते हैं, सोशलिज्म का बात करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं और बहुत सारे सोशलिस्ट लोग बोलते हैं, गांधीवादी लोग भी और बहुत बाकी लोग भी बोलते हैं कि ये मार्क्सवाद, ये कम्युनिज्म, ये सब इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है, भारत के समाज के अंदर से निकला हुआ चीज़ नहीं है, है ना। तो इसलिए वो दरिद्र नारायण इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ये लोहिया, आपका जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट मूवमेंट एज अ होल में ये आपको मिलेगा कि, तो इसलिए उनका जो कम्युनिस्ट के प्रति उनका जो एक तरीके का वो पसंद नहीं करते कम्युनिस्ट को, है ना। इवन गांधी कहते थे ये कम्युनिस्ट लोग सब ये गॉडलेस हैं, ये सब ये भारतीय समाज के लोग नहीं है, ये बाहर का इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है। तो उसमें मेरा ये कहना है, क्योंकि देखिए मूल मुद्दा वो है यहाँ पे। तो वो भी है कि भाई जैसे भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ करके उन्होंने लिखा, ऐसे बहुत सारे शख्स मुझे मिले हैं पंजाब से जो बोला कि नहीं भगत सिंह ने ऐसा कभी लिखा ही नहीं है। और ये बहुत लोग ये मानते हैं, बोले कि भगत सिंह हमारे इतने बड़े हीरो हैं, आप उसको नास्तिक कैसे बोले, मतलब आपका हिम्मत कैसे हुआ कि आप भगत सिंह को नास्तिक मानते हैं आप। तो नहीं उन्होंने ऐसा लिखा है ना, वो मैं क्यों नास्तिक हूँ, वाया मैन एथेइस्ट लिखा है। झूठ बोल रहे हैं आप सरासर उनको बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इस पे देखिए हंसना नहीं चाहिए, उनको खिल्ली उड़ाना कि उनको पता नहीं, वो बात नहीं है। पता है या नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस, है ना। सवाल ये है कि अगर आप नास्तिक है ना, या आपके पास कोई धर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इमोरल है, आपका कोई नैतिकता नहीं है, आप गिरे हुए इंसान है बेसिकली। और ये फ्रेडरिक एंगल्स का एक ऐसे है, उसमें भी इन्होंने ये जिक्र किया है। तो एनीवेज मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि जो समाज को समझने वाला जो सवाल है, तो समाज मतलब तो भारतीय समाज ही हुआ। तो अगर हम मार्क्सवादी हैं, अगर हम कम्युनिस्ट है, हम वो विचारधारा में हम विश्वास करते हैं, तो फिर हमारे समाज के अंदर में कहाँ है इसका स्रोत,
ओके, सोर्स। हाँ, तो इसमें देखिए वैदिक समाजवाद और जातिवाद। अब समाजवाद इन्होंने वेद से जोड़ा है। ओके, वैदिक समाजवाद, ये तो मैंने आपको स्वामी अग्निवेश जी का ये मैंने आपको बताया। वैसे ही अगर आप कम्युनिस्ट मूवमेंट में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे धारा है जो इस क्वेश्चन से बहुत जूझा है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था जो ये यूपी में उस टाइम 1930s में ये एक वो पत्रकार करके जाने जाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी। हाँ, बहुत पॉपुलर थे वो। हाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी के टाइम में वो लोग जो मजदूर आंदोलन कर रहे थे उसमें एक तो मोहानी शायद थे मुस्लिम समाज से, और भी बाकी लोग थे उस टीम में जिन्होंने महाभारत को दोबारा मजदूर आंदोलन के परिप्रेक्ष्य से दे रिटोल्ड द महाभारत। ओके ओके, समझ रहे ना? तो ऐसा बहुत काम हुआ है। राहुल सांकृत्यायन, हाँ, राहुल सांकृत्यायन का किताब है ये, देखिए, वैज्ञानिक भौतिकवाद। ओके, राहुल सांकृत्यायन का जो मार्क्सवाद है, जो एक बौद्ध भिक्षु होते हुए भी कम्युनिस्ट होना। देखिए अंबेडकर का जो उन्होंने जो लिखा है मार्क्स एंड बुद्धा करके, है ना, तो उन्होंने कुछ कुछ सिमिलैरिटीज दिखाया मार्क्स और बुद्धा में, लेकिन बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस भी उन्होंने दिखाया। लेकिन राहुल सांकृत्यायन या तमाम ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन में हम क्या देखते हैं कि मार्क्स और बुद्धा एक हो जाता है। मतलब आपको मार्क्स और बुद्धा वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जैसा एक एक उनका बुद्धा का क्या थॉट है, मार्क्स का क्या थॉट है, उसको एक एक प्रिंसिपल्स को फिर ऐसा उसका सामंजस्यता ढूंढ रहे हैं, वो वाला नहीं, इन प्रैक्टिस एक रियल लाइफ में, है ना। तो राहुल सांकृत्यायन भी मुझे लगता है कि उन्होंने वेद, ऋग्वेद, वो भी ऋग्वेद को उन्होंने, और वो किताब उनका नहीं चलता, उनको ज्यादातर पढ़ते हैं तिब्बत यात्रा या ट्रैवल राइटर जैसा, है ना, गोलका से गंगा तक, है ना, भागो नहीं दुनिया से बदलो। लेकिन उनका बाकी बहुत ही स्कॉलरली वर्क है जो कोई नहीं पढ़ता है। जैसे एक उसमें है ऋग्वेदिक आर्या करके उन्होंने किताब लिखा है, तो वहां वैदिक काल में वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ क्या, मतलब जो मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने उधर यूरोप में बैठ के कम्युनिज्म का बात कर दिया, ठीक है, उनके लिए वो सही है, लेकिन हमारे यहाँ बिना मार्क्स के भी क्या हमारे पास एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट, क्या एक प्रवाह था इस टाइप का चिंतन का, सिर्फ चिंतन नहीं, जीवन शैली का, कि क्या हमारे पास ऐसा कोई समाज था कभी हमारे इतिहास में जिसको कहीं ना कहीं हम कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स वाला समाज। तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है S.A. डांगे, जो सीपीआई के बहुत बड़ा लीडर थे। S.A. डांगे बाद में वो बहुत ही हल्का मतलब हो गए उनका बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक किताब जो उन्होंने लिखा वो किताब है इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी करके उन्होंने एक किताब लिखा है। देखिए उस किताब का जो टाइटल है बहुत ही मिसलीडिंग है। क्योंकि वो किताब का टाइटल से लगेगा ना कि वो मार्क्स ने भी यही थियरी दिया था कि पहले तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, है ना, एक तरीके का पुराना साम्यवाद, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर नहीं पहले दास युग था, है ना, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर सामंतवाद हुआ, फिर पूंजीवाद हुआ, फिर समाजवाद, फिर साम्यवाद। सर ये आप अंग्रेजी में बता दो, मेरे को भी नहीं समझ आया इतने हिंदी में तो। अच्छा 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 तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, स्लेवरी टू फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म, सोशलिज्म टू कम्युनिज्म। अच्छा, ये जिसको कहते हैं स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ये कि उन्होंने ये टाइटल दे दिया इसे डांगे ने, तो टाइटल में वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो मार्क्स ने जो कहा था एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया में भी इतिहास इसी ढंग से मूव किया है। अब वो तो बहुत ही यांत्रिक चिंतन है ना वैसा कहना कि मार्क्स ने तो इंडिया को सोच के वो थियरी बनाया ही नहीं था, और आप बोल रहे हो कि भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में भी वही लागू होगा, तो उसमें तो वो सरासर गलत थे। लेकिन वो तो टाइटल का बात हुआ, लेकिन जब आप किताब खोलते हैं इवन चैप्टर्स भी उसी ढंग से सजा हुआ है अंदर में, लेकिन जब कंटेंट में जब जाते हैं ना
कंटेंट में बहुत ही अलग चीज है और वहां बढ़िया चीज आपको मिलेगा। ओके। वो होता है ना रसास्वादन, जब आप करते हैं उसका, जब रस लेते हैं उसको पढ़ के, है ना, तो वहां फिर हम देखेंगे कि ऐसे डांगे ने बहुत ही सिंसियर एंगेजमेंट किया है कि कैसे, जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, ये ऑलरेडी वैदिक सोसाइटी, जिस वैदिक सोसाइटी के बारे में हम जो ऋग्वेद में ही जो हम देखते हैं, ऋग्वेद के जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के जो मंडला है, ऋग्वेद के जो श्लोक है, उसमें जो हम स्टडी करके पाते हैं, तो उसमें पाते हैं कि जो एक तरीके के जिसको कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ओके। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो वहां वो बोल रहे हैं कि देखो, ये जो यज्ञ जो इसको कहते हैं, एक चैप्टर है वहां पे यज्ञ पे, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अब उन्होंने तो इस ढंग से काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो आज हिंदुत्व वाले जो इंडिक थॉट का बात कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं है ना, इंडिक है ना थॉट है उसमें, है ना, कुछ बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन में इस ढंग का अच्छा काम हुआ, जो समाज, देखिए वही मुद्दा में आ रहा हूं मैं, जहां से हम लोग शुरू किए थे, समाज को कैसे समझेंगे आप। तो इसमें या इवन जो आप बोल रहे थे ना, आपने बहुत बढ़िया ये जो उठाया कि भाई अभी भी मालचा मार्ग में वो उस एरिया में अभी भी लोग जहाँ हरियाणा में डिस्प्लेस्ड होके गए थे उस टाइम, सोनीपत के पास, वो अभी भी आके वहाँ अपना पुराना जो पेड़ के पास में भी आके पूजा कर रहे हैं। तो ये जो वैदिक सोसाइटी के बारे में ऐसे डांगे ने जो लिखा, तो ये किताब तो पब्लिश हुआ। इसमें एक और चीज जोड़ना है मुझे, आप मुझे और 2 मिनट दीजिए। जी जी। तो उन्होंने वो किताब लिखा और ये 1940s में लिखा। देखिए आई थिंक 1946 अराउंड उन्होंने किताब लिखा। वो बहुत बड़े आदमी थे तब, चूंकि अब सीपीआई वाले तो उस टाइम उधर सोवियत संघ भी जाते थे, तो ऑलरेडी एक बड़ा प्रेजेंस था उनका। बावजूद इसके वो जो किताब जो छपा, उसका जो रिव्यू आप देखेंगे ना, मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बढ़िया किताब लिखा और ये रिव्यू। और रिव्यू पता है किसने लिखा? डीडी कोसाम्बी। ओके। मुझे लगता है कि डीडी कोसाम्बी और दोनों मराठी, महाराष्ट्र से दोनों, हो सकता है दोनों ब्राह्मण हैं। कोसाम्बी तो शायद ब्राह्मण परिवार से थे, शायद डांगे का मुझे पता नहीं है। लेकिन कोसाम्बी ने इस ढंग का एक रिव्यू लिखा उस किताब का, गंदा धो दिया, बोलते हैं ना, धोना, खत्म कर दिया, खत्म करा। मैंने एक आर्टिकल लिखा भी है उसमें कि कितना इट वाज सो अनफेयर फॉर कोसाम्बी टू डू दैट, कि कोसाम्बी ने ऐसा मतलब गलत ढंग से उस काम को देखा, है ना। मुझे लगता है उन्होंने उसको, डांगे का उस किताब को उसने ठीक से पढ़ा भी नहीं, ऊपर देखा, और एरोगेंस भी था, क्योंकि कोसाम्बी अपने आप को और बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल मानते हैं, ये लोग, बाकी लोग भी मानते हैं, और उनका फादर भी बहुत बड़े ये थे, धर्मधर कोसाम्बी, जो बुद्धिस्ट बने थे। और कई लोग कहते हैं कि जो डीडी कोसाम्बी के जो फादर थे, धर्मानंद कोसाम्बी, उन्होंने अंबेडकर को भी इन्फ्लुएंस किया ऑन बुद्धिज्म, ये भी कहते। तो बड़े फैमिली से भी थे। तो जो रिव्यू किया कोसाम्बी ने, उनको बोला कि ये बिल्कुल गलत है, इंडिया में उस ढंग से प्रिमिटिव कम्युनिज्म कभी था ही नहीं उस ढंग से। मनी यानी कि जो टाइटल से जो लगता है ना, जो आपको मैंने बोला उनका किताब से, सिर्फ उस चीज को पकड़ा कोसाम्बी ने, है ना। लेकिन अंदर में उसका सार में क्या था, सार तत्व क्या था, उसमें नहीं गए वो। एज अ सीरियस स्कॉलर उनको वो करना चाहिए था ना, अंदर का आप देखो क्या है वो, कि वो कहना क्या चाह रहा है। आपने वीकनेस पकड़ लिया एक दो, और उस वीकनेस को आपने यूज करके उसको पूरा आपने रगड़ दिया। अब क्या हुआ कि कोसाम्बी, देखिए बहुत बड़ा नाम है, रोमिला थापड़ कोसाम्बी को बहुत मानती है। अच्छा। अब जो कोसाम्बी ने डांगे का जो किताब है ना, इतना बढ़िया किताब जो मैं मानता हूं, और मैं लिखा भी हूं इस पे, जो कोसाम्बी ने रिव्यू किया डांगे का किताब को, उसको फिर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया रोमिला थापड़ ने। अब रोमिला थापड़ तो आज का जो प्रगतिशील खेमे का भारत का सबसे बड़ा नाम है, वो टॉलेस्ट है। तो वो जो बोलेगी वही फाइनल वर्ड हो जाता है ना।
तो बस वो फाइनल वर्ड हो गया। तो इसलिए डांगे को बेचारा कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इनका रोमिला थापड़, कोसाम्बी, या ये जो लिबरल प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल का जो एक इनका एक वर्चस्व है, एक्सक्लूसिविटी। तो ये देखिए, अब ये जेएनयू के साथ जुड़ा हुआ है, तो जेएनयू में किस ढंग का वामपंथ आया, जेएनयू में किस ढंग का प्रगतिशील थॉट आया, या वो उसका पोषण कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ से भी साफ होता है कि ये डांगे को के साथ इन्होंने क्या बर्ताव किया। देखिए, डांगे कोसाम्बी के लेवल के सीरियस स्कॉलर नहीं थे, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिशियन थे, वो लीडर थे, वो तो पॉपुलर लीडर थे ना। कोसाम्बी तो वो तो स्कॉलर। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, जो उनका जो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं ना, कि और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हम भारत में अगर हम इस ढंग का पॉलिटिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक डीप एंगेजमेंट होना चाहिए हमारा समाज के साथ, और वो सिंसियरली करना चाहिए, और उन्होंने करने का प्रयत्न किया। उसका अप्रिसिएशन ही नहीं है। पर सर, जब आप समाज से कटा हुआ बोलते हो उनको, तो कई आप ये भी तो देखो कि कई बार रूरल लाइफ में भी ऐसे लोग हैं उसी आइडियोलॉजी को मानने वाले, जो उसी समाज में रहते हैं और उनको मानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप कम्युनिस्ट ही मान लो कहीं पे, जैसे आप हरियाणा में मान लो, या फिर राजस्थान में अमराराम है, एमपी हैं सीकर में, और बिल्कुल उसी विचारों के ऊपर, उसी आइडियोलॉजी के ऊपर आप देखोगे कि वो एमपी होते हुए एक रूम में एक बेड पे 4 लोग सो रहे हैं, 3 लोग सो रहे हैं। तो इस तरीके से वो समाज से तो नहीं कटे हुए ना। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं। एग्जैक्टली आप एकदम सही बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बॉम्बे का वर्किंग क्लास मूवमेंट जहाँ से शिवसेना निकला। देखिए, हिंदुत्व का एक धार है शिवसेना। अभी कांग्रेस के साथ आके वो पता नहीं, अभी वो भी पता नहीं, शायद सेकुलर मान रहे होंगे वामपंथी लोग, मुझे नहीं पता है क्या मान रहे हैं अभी शिवसेना को। लेकिन शिवसेना तो एकदम हिंदुत्व, बल्कि मतलब बीजेपी से भी कट्टर था उस टाइम, है ना। और बहुतों ने किताब भी लिखा है कि ये फैसिस्ट है, ये है, वो है करके। उसका उबार आप देखेंगे तो 1960s और 70s में मुंबई के अंदर में, जिसको मिल वर्कर का बहुत लोग जिक्र करते हैं, हाँ, बहुत करते हैं, है ना। मिल वर्कर देखिए वहां पे जो, और बॉम्बे में क्या था कि वो मिल वगैरह, अनलाइक इन दिल्ली एंड एल्सवेयर, वहां पे जहाँ पे थोड़ा बाहर होता है ना वर्किंग क्लास एरिया, फैक्ट्रीज वगैरह, बॉम्बे में एकदम मिडिल में था वो। हाँ, आपका अभी भी चाहिएगा परेल वगैरह, एकदम सेंट्रल बॉम्बे है भाई, लोअर परेल। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे बवाना नरेला में डाल दिया फैक्ट्री, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री आपका मिड में, हाँ, इधर आईटीओ के बगल में, इस टाइप का, है ना। एकदम लटियंस दिल्ली तो नहीं बोलूंगा, पृथ्वीराज रोड में नहीं था, है ना, ऐसा भी नहीं था। मतलब बिल्कुल साउथ बॉम्बे कोलाबा में भी नहीं था, लेकिन आप आईटीओ इस ढंग का, है ना, या आपका समझ लीजिए जहाँ पे ग्रीन पार्क, इस टाइप का एरिया में फैक्ट्री। यानी कि इतना बड़ा वर्किंग क्लास शहर के एकदम बीचों बीच अगर है तो बुर्जुआजी, और बॉम्बे तो आपको पता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बड़े बड़े बुर्जुआजी सब बैठे हुए हैं, है ना। इनफैक्ट जब वो 1980s में जब 18 महीने का जो भूख हड़ताल होता है, वहाँ पे ये स्ट्राइक होता है, उस टाइम लुस्ली वाडिया जो बॉम्बे डाइंग का हेड था, वो पर्सनली वो रिस्क फील करता था कि वर्कर तो इतना नजदीक रह रहा है हमसे, है ना। ये तो जैसे नेपाल में जेनजी ने एक्शन कर दिया, उस टाइप का हो सकता है। तो ये तो आपको बॉम्बे का वर्किंग क्लास का जो लोकेशन ही डेंजरस था, है ना। तो वहां पे जो आप देखेंगे 60s 70s में कम्युनिस्ट यूनियंस वो वेरी वेरी स्ट्रांग। और वो कम्युनिस्ट यूनियन जो थे उनका अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि एकदम समाज के साथ जुड़ा हुआ, या समाज के अंदर से, समाज के अंदर में रहने वाला संगठन था उनका। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे सुनता हूँ ना, जैसे आरएसएस वो शाखा चलाता है, तो हमारे लोग, हम जैसे लोग, हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि बावले हो जाते हैं। हाँ, कैंपस में चला रहा है यार, मतलब यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में जेएनयू के अंदर में हो रहा है यार शाखा, ऐसा तो मत करो, थोड़ा साइड से करो, कम से कम दिखे ना है ना। तो मैं सोचता था ये शाखा तो आरएसएस चला रहा है, हम लोग क्यों नहीं चला रहे, हमारा शाखा क्या है,
तुम उनका तो हटवा दिए या तुम हटा, वो भी नहीं कर पाया तुम। अरे भाई तुम अपना चलाओ ना। मैं तो यहाँ पे वामपंथी पर सर यूनिवर्सिटी में शाखा चलेंगे क्या, चाहे वो कम्युनिस्ट की हो चाहे आरएसएस कोई हो? नहीं, जहां भी चलाना है बाहर चलाओ ना। फिर आप वही तो, बाहर भी नहीं चलाते हो, कहीं भी नहीं चलाते हो। लेकिन बॉम्बे का जो वर्किंग क्लास मूवमेंट था इतना पावरफुल था 60s में। वो पता है क्या चलाते थे? ये आरएसएस तो शाखा कह रहे हैं, वो कहते थे अखाड़ा। अखाड़ा, अच्छा। वर्किंग क्लास अखाड़ा से लगता था। क्या बात, समझ रहे हैं ना? वो अखाड़ा का ट्रेडिशन कहाँ गया आज? देखिए, आप मीडिया कर्मी हैं, आप मे बी यू आर अ फिल्म मेकर, आई डोंट नो। पा रंजीत का तो आपने डायरेक्टर हैं, उनका फिल्म तो देखा भी होगा उनके बारे में। पा रंजीत का ना फिल्म 2-3 फिल्में बहुत चलता है। जेएनयू वगैरह शायद उनको हमेशा वो फ्री में दिखाते भी है स्टूडेंट्स को, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स सिखाने के लिए। लेकिन पा रंजीत का एक फिल्म है जो बहुत कम लोग देखते हैं, वो यही अखाड़ा के ऊपर है। अखाड़ा, कुश्ती, बॉक्सिंग। तमिलनाडु में वर्किंग क्लास दलित एरियाज में, देखिए ये थोड़ा लोअर क्लास दलित वर्किंग क्लास वाला ट्रेडिशन में आता है। ये अखाड़ा में जाना, व्यायाम करना, सुबह सुबह बॉडी बनाना, है ना। यहाँ तो सब अब स्कॉलर हो गए, कवि हो गए, है ना। ऐसा दुबला पतला झोला लेके चल रहे हैं, पता नहीं वामपंथियों को क्या हो गया, है ना। ये जो पूरा कल्चर जो है, ये मैं आपको बोला ना, ये भी एक षड्यंत्र के मुताबिक ये कल्चर लेफ्ट के अंदर में घुसाया गया है। ये नेचुरलाइज कर दिया अभी, बाय द वे। अभी मतलब लेफ्ट मतलब यही है, झोला वाला है, मतलब दाढ़ी बड़ी होता है, हाँ ऐसे होना चाहिए। तो मैं ये आपको ये कह रहा हूँ, पा रंजीत ने फिल्म बनाया, वो प्लीज आप देखिए, है ना, इसी पे है। हाँ, तो मैं सोचा भी बाद में कि क्यों पा रंजीत तो इतना फेमस है और इतना हम लोग बात भी करते हैं उनका फिल्मों के बारे में, लेकिन ये फिल्म नहीं चल रहा है उनका, ये वाला जो अखाड़ा पे जो है ना। तो 60s में 70s तक शिवसेना इसलिए भी उभर नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पे एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। और 1970 में शायद कृष्णा देसाई जो सीपीआई के एमएलए थे वहां से, परेल एरिया से, वो बॉम्बे में, उनका मर्डर शिवसेना करता है। उसके बाद वहां पे जो है कि सीपीआई के अंदर में जो हाई लीडरशिप जो है ना, वो ज्यादा इंटरवीन करने लगता है वहाँ। वो ज्यादा फिर पुलिस पे रिलाई करते हैं, और चूंकि कांग्रेस, इंदिरा गांधी, इन सब के साथ इनका अच्छा था, है ना, तो इन्होंने जो देखिए, जब आपका सबसे बड़ा लीडर को मारा जाता है ना, और वहाँ का मजदूर जो था ना, वो अखाड़ा वाला था, वो शिवसेना को सफाया कर सकता था। लेकिन लीडरशिप तब तक, जिसको दूसरे भाषा में ये कहते हैं ना, संशोधनवादी, संशोधनवाद में चले गए थे। तो उसके बाद फिर शिवसेना को उभार हुआ। एक ही चीज एक और जोड़ूंगा उसमें जो एक अच्छा उसका जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, वो आघात करके एक फिल्म बना है। आघात में ये अच्छा दिखाया है कि कैसे कम्युनिस्ट लोग कैसे धीरे धीरे वो हार गए शिवसेना के साथ। तो यानी कि शिवसेना या फांसीवाद का अगर उभार कैसे होता है, अगर आपको ये जानना है, तो लोग बोलते हैं कि ये गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया, है ना, उसके पैसे से ही आते हैं बिल्कुल, आते हैं गोदी मीडिया, उनके पैसे से, अंबानी अदानी के पैसे से फांसीवाद आता है। लेकिन चूंकि आप वहां पहले से मौजूद थे, वो जमीन आपका था, उसमें आपका क्या कमी रहा, कमी कमजोरी, जिसके चलते वो पूरा जमीन, वो पूरा जो बॉम्बे वर्किंग क्लास पे जो आपका पकड़ था, वर्किंग क्लास क्यों उधर शिफ्ट कर गए। और उस फिल्म में भी अच्छा ही दिखाया है कि वर्किंग क्लास खुद शिफ्ट करता है वहां पे। देखिए ये हुआ है। इनफैक्ट वहां पे जो बाई इलेक्शन होता है, कृष्णा देसाई एमएलए, उनको मर्डर करते हैं शिवसेना वाले। वर्कर चाहते हैं बदला, चूंकि सीपीआई पूरा गुड सिटीजन बन गए थे तब तक, है ना। गुड सिटीजन बनने के बाद तो होता है ना कि वो नहीं कुछ नहीं करना है, हम लोग लीगली लड़ेंगे, हम जाके कपिल सिब्बल को पकड़ेंगे। वो
कोर्ट कचहरी में, चूंकि एलिट लोग हैं, उनका बड़ा बड़ा लॉयर्स है, क्या क्या है, तब तक वो हो चुका था। लेकिन वर्कर तो यार, वो अखाड़ा वाला वर्कर है, वो सोच रहा है कि यार तो हम तो हार गए। वर्कर के लिए तो हार था ना, वो तो आर पार जानते हैं। हाँ, है ना। देखिए मारुति का भी जो आंदोलन हुआ 2012 में, जो घटना हुआ, वहां भी आपने आर पार शब्द इस्तेमाल किया ना। मजदूर लोग एग्जैक्टली मारुति आंदोलन में, गुड़गांव मानेसर में आर पार का लड़ाई बोलते थे। वो बोलते थे सर हम लोगों का आर पार का लड़ाई है। अब जो सर लोग जो गए हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में मार्क्सिज्म पढ़ के, सर लोग तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो निरंतर, ये तो चलते रहेगा, कोई आर पार नहीं है। लेकिन मजदूर बोल रहा है कि आर पार करो ना। देखिए कैसे मजदूर को हम निराश कर रहे हैं। मजदूर क्यों गया राइट विंग में, ये सवाल है। तो वहां पे उसका फिर प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। एक तो वो फिल्म में अच्छा दिखाया है, गोविंद निहलानी, उनका गोविंद निहलानी, हाँ। आदित्य जी, वहां पे जो बाई इलेक्शन का जो चुनाव हुआ, उसमें पता है सीपीआई ने क्या किया? कृष्णा देसाई का पॉलिटिक्स तो उन्होंने पूरा अपना एकदम ढीला ढाला कर दिया। उसके बाद ये जो पेटी बुर्जुआ टाइप का सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करने लगा है ना, ठोस पॉलिटिक्स छोड़ के उन्होंने उनका बीबी को सिंपैथी वेव के लिए खड़ा कर दिया कि बीबी को लड़ाएंगे। और मजदूर चूंकि अपना नेता खोए हैं, मर्डर हुआ है नेता का, तो सिंपैथी वेव में वोट दे देंगे। और पता है क्या हुआ? मजदूर ने बोला नहीं, उन्होंने शिवसेना को दिया। अपने ही मजदूर जिसको आपने 30 साल 20 साल प्रशिक्षण दिया है कम्युनिस्ट आंदोलन में, वो क्यों शिवसेना में जा रहा है? That's how शिवसेना gets its first MLA. Okay. शिवसेना का उद्भव कैसे होता है? वो बिल्कुल चूंकि हमारे लोग ने उनको जगह दिया इसलिए आया है। तो वो खुद ही अपनी भावनाओं को समझने में नाकाबिल है कम्युनिस्टों ने। हाँ, सीपीआई। और ये सीपीआई फिर ये सब जेएनयू सब में आके उछल रहे हैं कि देखो हम फांसीवाद के साथ लड़ेंगे। सर, लेट इट बी। एक और चीज आपको इसमें ये करना चाहिए, वॉल्टर बेंजामिन। हाँ, मैंने नाम सुना उनका। वॉल्टर बेंजामिन 1930s में जर्मनी में यही लिख रहे हैं। वहां भी देखिए कैसे फांसीवाद आया। और वॉल्टर बेंजामिन ने एक बहुत अच्छा चीज कहा है। उन्होंने बोला कि यू सी फैसिज्म इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द डिफीट ऑफ द लेफ्ट। इट इज ऑलवेज बिकॉज द लेफ्ट कुड नॉट डू टेक द स्पेस, दैट्स व्हाई द फैसिस्ट्स के। बहुत ही सिंपल है। तो ये हमको यहाँ भारत में जब भी हम लोग आरएसएस, देखिए आरएसएस के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं अभी, 100 साल हुआ क्या हुआ है ना, वायर वाले हमारे अपूर्वानंद जी, हमारे सब लोग कर रहे हैं इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सपेक्टिव से हम लोगों को आरएसएस को देखना चाहिए कि हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ विच दे हैव कम। वो तो कर ही नहीं सकते सर, सेल्फ एनालिसिस तो करते ही नहीं हो। बुद्धिमान आदमी तो ये चीजें करता ही नहीं। खैर, आपने कई आर्टिकल्स में भी लिखा है और काफी जगह बोला भी है कि लिबरल्स आर द सोर्स ऑफ वेल्थ। और आपने कई जगह पे लिखा है और बोला भी है कि लिबरल्स आर द सोर्स ऑफ वेल्थ। लिबरल्स, हाँ। और उसी के आगे आप लिखते हो, एक टर्म का यूज करते हो, ब्राह्मणिकल मार्क्सिज्म। तो ये क्या चीजें हैं? अच्छा, ब्राह्मणिकल मार्क्सिज्म, मैंने पता नहीं कहाँ ये सब बोला, आपने उठाया अभी। आपको याद है कहाँ बोला है मैंने? आप दिखा सकते हैं? एक थोड़ा आसान होगा बात करने में। एक आर्टिकल में आपने जिक्र किया था। अच्छा। तो वहाँ पे था वो। नहीं, ब्राह्मणिकल मार्क्सिज्म तो बिल्कुल हो ही सकता है। यही जो मार्क्सिज्म जो चल रहा है, इसका हम खंडन कर रहे हैं, आप उसी को मान लीजिए। क्योंकि जब मजदूर लड़ना चाह रहे हैं या मजदूर के साथ आप नहीं कदम पे कदम आप नहीं मिला पा रहे, तो ब्राह्मणिकल ही हो गए ना। हाँ, वो तो है ही। मतलब है ना, एक सरासर भाषा में भी आप सरासर भी आप देखेंगे। ये जो आपने स्पेशल इशू ऑन कास्ट एंड लेफ्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अच्छा, ये सनाती.com में। यस, यहाँ इसमें आपने हाँ, उसमें सूरज जेंगड़े ने भी उन्होंने ये दिया था, आर्टिकल था। तब सूरज जेंगड़े इतना फेमस नहीं था। अच्छा। अभी वो मिले थे मुझे कहीं पे। अच्छा। तो मैं बोला हाँ सूरज जेंगड़े आप वही हो। हाँ, इतना फेमस नहीं थे। तो अभी वो बात हो। तो सर, इससे आगे थोड़ा एक प्रेजेंट टाइम की घटना के ऊपर अपन बात करते हैं। 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले 15-20 दिन में जिनकी वजह से एक अलग माहौल बना है और लोगों में एक वो क्या कहते हैं, एंगस्ट भी है। पहली घटना बीआर गवई के ऊपर, सीजीआई के ऊपर में जूता फेंकना।
IPS वाई पूरन का सुइसाइड हरियाणा में, और उसके बाद एक दलित को यूपी में पीट पीट के मार देना। इस फिनोमिना को आप कैसे देखते हैं, और इसमें सभी जो मेन जो एक डोर है वो दलित की है? मैं इसको देखता हूँ, जो अनंत तेलतुंबड़े ने एक अच्छा फॉर्मुलेशन है उनका। उन्होंने बोला ब्राह्मणवाद को हमें ऐसा सिस्टम समझना चाहिए कि ब्राह्मणवाद एक सिस्टमिक चीज है। तो वो उदाहरण देते हैं, आपने ये अभी का कॉन्टेक्स्ट दिया, मैं एक और आपको दृष्टांत देना चाहता हूँ। वो खैरलांजी मैसेकर, खैरलांजी में भूत मांगे फैमिली को पूरा मैसेकर किया था अपर कास्ट ने। उस टाइम उन्होंने लिखा था कि चूंकि वहाँ खैरलांजी में जो मध्य प्रदेश में है, और उन्होंने किताब भी लिखा बाद में, अनंत तेलतुंबड़े ने। अनंत तेलतुंबड़े तो आप जान रहे हैं, है ना, वो दलित मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल है। इंसिडेंटली भीमा कोरेगांव में भी वो घुमा फिरा के वहीं पहुंच गए। वहाँ तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छा बात बोला उन्होंने, क्योंकि खैरलांजी में जो टॉप जो ऑफिशियल्स थे ना वो भी दलित थे। आई थिंक DGP, IPS ऑफिसर, आई थिंक वहाँ का MLA या MP, ये सब दलित थे। तो उन्होंने ये सवाल उठाया, एंड एज अ दलित, और वो भी महाराष्ट्र से हैं अनंत तेलतुंबड़े। तो उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्यों जब आप पावर स्ट्रक्चर में भी दलित्स को आप रख रहे हैं, फिर भी एट्रोसिटीज क्यों हो रहा है? तब उन्होंने बोला क्योंकि ब्राह्मणवाद एक सिस्टम है कि जो हमारे दलित समुदाय से भी जो लोग जा रहे हैं वो भी इंटरनलाइज कर रहे हैं उस चीज को। तो यानी कि ब्राह्मणवाद का रिप्रोडक्शन दलित पर्सनल भी, दलित ऑफिसर्स भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से मैं देखना चाहता हूँ ये सब भी। हालांकि थोड़ा ये भी याद आ रहा है, आपने पहले BSP और कांशीराम का उठाया था उन्होंने, तो उसमें कांशीराम ने शायद इस ढंग से एक किताब लिखा है ना, कि दलित समाज के लोग कैसे ये बन गए, स्टूज, चमचा, द चमचा एज समथिंग उन्होंने कांशीराम का है। तो जो अनंत तेलतुंबड़े बोल रहे हैं, अगर आप उसी चीज को कांशीराम से बुलवाएंगे तो बोलेंगे ये सब चमचे हो गए ब्राह्मणवाद, है ना। तो मुझे लगता है कि वो, आई थिंक, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई तो फिर कैसे आप लड़ेंगे इसके खिलाफ, है ना। तो जो गवाही के साथ जो हुआ है, मुझे लगता है कि बिल्कुल कास्ट का ही डायनेमिक्स है। कास्ट में भी मुझे भी लगता है वो कास्ट डायनेमिक्स है। और उसमें, और वो सनातन की बात कर रहा है वो वकील की, मैं सनातनी है, ये है वो है, इस तरीके की बातें वो बोल के गया है। अच्छा, जिसने उनको मारा, हाँ, वो जूता जिसने फेंका, अच्छा, कि सनातन है, ये है वो है, इस तरीके की। तो ये इतना इंस्पिरेशन मिल कहाँ से रहा है कि कोई एडवोकेट चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक दे? नहीं, ये आपका उनका कास्ट, देखिए अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिन्होंने जूता फेंका, क्या नाम है, राज किशोर या क्या नाम बताया उन्होंने, वो कई लोग बोल रहे हैं कि वो भी अपना कास्ट उन्होंने भी अपना क्लियर नहीं किया है, हो सकता है वो भी दलित हो, इस टाइप का बोल रहे हैं। लेकिन अगर दलित भी है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर दलित भी है तो भी वो कास्ट डायनेमिक्स में गिना जाता नहीं, वो दलित नहीं है। अगर वो दलित, मान लीजिए दलित है, तो क्या, तो उसको माफ करेंगे आप? नहीं। हाँ, तो अगर दलित है तो भी ये कास्ट डायनेमिक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अनंत तेलतुंबड़े का जो अप्रोच है वो सही अप्रोच है कि ब्राह्मणवाद एक सिस्टम के तहत ऑपरेट कर रहा है। देखिए गुजरात 2002 का जो चेहरा, जो एक बंदे का जो फोटो नहीं आया था, पीछे आग लग रहा है और वो पट्टी बांधा हुआ है, जय श्री राम बोला, वो भी तो दलित है। अच्छा, एक बात कह रहा हूं मैं भी, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूं यहाँ, लेकिन ये तो रियलिटी है। और इसलिए भी है कि चूंकि वही शख्स, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो बाद में फिर वो RSS छोड़ देता है। और उनका बहुत सारा इंटरव्यू भी आया था कि मैं एज अ दलित, है ना, मुझे मैं मतलब भटक गया था उधर,
और अभी इधर भी एक वीडियो आया था कि उनके साथ ही इंटरव्यू था कि वो अभी शायद कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किए अभी। सेम पर्सन, दैट गाय, सेम गाय। गुजरात राइट्स का जो फेस था वो दलित है और वो अभी पूरा वो सब छोड़ छाड़ के आरएसएस को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत रास्ते लेकर जा रहा है देश को, और वो खुद अभी कम्युनिस्ट पार्टी में गया है ना। तो ऐसा आपको बहुत सारा उदाहरण मिलेंगे। तो ये एमएन श्रीनिवासन वाला संस्कृताइजेशन नहीं है? संस्कृताइजेशन बिल्कुल है। मुझे लगता है कि संस्कृताइजेशन का प्रोसेस भी है, लेकिन उस संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फिर ब्रेक भी कर रहे हैं लोग, तोड़ रहे हैं। जो ये गुजरात वाला जो बंदा है जो बताया आपको, वो भी रियलाइज कर रहा है बाद में। और मुझे लगता है कि इसी में मैं एक्चुअली ना आदित्य जी, एक और चीज था जो आपके साथ मैं बात करना चाह रहा था, वो ये कि आपने दलित आंदोलन का सवाल उठाया। मुझे एक चीज में इंटरेस्ट है और मैं बहुत क्लोजली उसको फॉलो करता हूँ। 2014 में मोदी आए। एंटी करप्शन, एक तो एंटी करप्शन पे भी मुझे आपके साथ बात करने का मन है, लेकिन उसको अभी 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। 2014 के बाद आज तक अगर आप क्या क्या आंदोलन हुआ भारत में अगर आप देखते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आंदोलन में भी मैं एक और उसमें कैविएट डालना चाहूंगा, आंदोलन भी उसमें मैं सीए प्रोटेस्ट नहीं रखूंगा, वो हटा देंगे, एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट हटा देंगे। मैं इस ढंग का प्रोटेस्ट लूंगा जो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके का स्पॉन्टेनियस वार जैसा, इस टाइप का प्रोटेस्ट कर लेते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्सेस ने नहीं किया है, ऑर्गेनाइज्ड सिविल सोसाइटी के इसमें भी नहीं था। तो उसमें 2018 में अप्रैल के महीने में जो ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल दलित संगठनों ने दिया था, दिया था, हुआ था। देखिए वो जो आंदोलन था वो किसी का कंट्रोल में नहीं था। मतलब जो सिविल सोसाइटी इंटेलेक्चुअल्स, जो एक लार्जर जो लेफ्ट इकोसिस्टम, लिबरल, कांग्रेस, ये सब है ना, इनका भी नहीं था। वो स्पॉन्टेनिटी का एलिमेंट था उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने का एक रूलिंग दिया था। उसके खिलाफ लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक साथ, मतलब देखिए इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे ना आप एक ऑर्गेनाइज जो पूरा देश में एक साथ उसी टाइम उसी दिन में हो, ऐसा बहुत कम आंदोलन आपको मिलेगा। बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। इसलिए भी स्टेट आपको क्रश कर पाता है बड़ा आसानी से यहाँ पे, है ना। लेकिन ये जो 2018 में जो एक आया था, इसमें आपका मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा, पंजाब में इंटरनेट सर्विसेज वर सस्पेंडेड, साउथ में भी ये वो आंदोलन, महाराष्ट्र में तो प्रकाश अंबेडकर वगैरह इसमें थे। इसका एक ऑल इंडिया कैरेक्टर था, बहुत ही रैडिकल था। तो इस टाइप का आंदोलन आ रहा है। फिर आपका देखिए इधर आके अग्निवीर भी कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस नहीं थे, कोई प्रगतिशील आपका ना आपको कोई JNU DU का प्रोफेसर दिखेगा, ना योगेंद्र यादव दिखेंगे, ना राहुल गांधी दिखेगा। गॉड्स ग्रेस। हाँ, वो नीचे से आ रहा है, ठीक है ना। वो भी एक आंदोलन था। ऐसा बहुत सारा आंदोलन मैं आपको गिना सकता हूँ जो जिस आंदोलन को हम लोग एक शेप दे सकते थे, जिस आंदोलन में इतना तेवर था कि मतलब अग्निवीर देखिए ना, मतलब 4-5 घंटे में तो इतना बड़ा आंदोलन बन गया। वो ट्रेन को आग लगा दिया उन्होंने। हम लोग एक यहाँ छोटा सा ये DU के अंदर का जो बगल वाला रोड नहीं रोक सकते, चक्का जाम नहीं कर सकते। आप आधा घंटा, है ना, कोई भी रोड आप चक्का जाम करके दिखाइए तो मुश्किल है। अग्निवीर वाला प्रोटेस्ट में बहुत था, और वो लोअर क्लास से आ रहे थे लड़के, लोअर कास्ट से आ रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं लड़के, और आर्मी का सवाल जुड़ा हुआ था उसमें। तो इस टाइप का बहुत सारे आपको आंदोलन दिखेगा जो इंडिया अलायंस जो है ना, उसके बाहर जनता ने खुद लड़ा है। मुझे उस टाइप का आंदोलन में इंटरेस्ट है। इवन गुजरात में जो जिस आंदोलन से जिग्नेश मेवानी उठ के आ रहा है, ऊना में जो एट्रोसिटीज हुआ था, उसके बाद पूरा गुजरात में
पूरा दलितों ने ये बोल दिया कि भाई हम मरा हुआ जो पशु का ये लाश नहीं उठाएंगे। दे वेंट ऑन स्ट्राइक। पूरा गुजरात में आपका एक क्राइसिस हो गया था पूरा सोसाइटी में, क्योंकि स्ट्राइक में चले गए। इतना रेडिकल आंदोलन था जिससे जिग्नेश मेवानी उठ के आ रहे हैं। उस पर मैंने ईपीडब्ल्यू में एक लंबा आर्टिकल भी लिखा था। मुझे लगा कि वो सिर्फ आंदोलन मूवमेंट नहीं, एक इंसरेक्शन वाला, हिंदी में पता नहीं क्या करेंगे, अपराइजिंग। तो स्ट्राइक करना, इस ढंग का इंसरेक्शन टाइप का मोड सब प्रोटेस्ट करना, ये देखिए पिछले कितने सालों से इंडिया में चल रहा है। और किसान आंदोलन के अंदर में भी देखिए 26 जनवरी के दिन जो हुआ लाल किले पे, क्या था वो? तो जब नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो अगर आप इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं, और बहुत लोग, मैं तो अभी देख रहा हूँ राइट विंग मीडिया भी, टीवी चैनल्स वगैरह भी, पता नहीं कैसे कैसे वो रेफर करते रहते हैं, जेनजी बोलते हैं नेपाल का ये घटना के बाद। पहले जेनजी का मजाक उड़ाते थे। जेनजी क्या कह रहा है इस टाइप से, है ना, राइट विंग चैनल सब, ये हिंदी चैनल सब नहीं होता है तरह तरह का। तो जो जनवरी 26 तारीख किसान आंदोलन, वो जो कैरेक्टर था, जो लाल किले पे चढ़ के झंडा बदल दिया उसने, है ना वो सिखों का जो झंडा वो लगा दिया था। अब देखिए हम लोग बहुत यहाँ आंदोलन किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, ये किए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि लाल किला में चढ़ के, समझ रहे हैं ना, कभी नहीं सोचा। लेकिन जैन जी वैसा सोचता है। इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट्स तो होंगे इस देश में, हाँ, इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट्स, लेकिन देखिए किसान आंदोलन के अंदर से ये निकला है। फिर वो ट्रैक्टर लेके आए थे, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द किसान आंदोलन का जो डिसिप्लिन जो बनाया था उन्होंने, उसके तहत उनको इस ढंग से नहीं आना था। यानी कि किसान आंदोलन के अंदर में भी आपको तरह तरह का फोर्सेस दिख रहा है यहाँ। तो एक तो किसान आंदोलन वर्सेस मोदी हो गया था, और हमारे प्रोग्रेसिव लोग उस नैरेटिव को बहुत चलाते हैं। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि किसान आंदोलन के अंदर में भी अगर आप फोर्सेस को अगर देखें अंदर से, तो आपको क्या दिख रहा है? वहां भी आपको बहुत सारा पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। और वो क्या कैरेक्टर है उनको, और वो जो कैरेक्टर था दीप सिद्धू ना, उसका नाम, उसका फोटो आया कि वो मोदी के साथ था। पास्ट अवे मोदी के साथ था। तो सनी देओल एंड मोदी, हाँ, सनी देओल एंड मोदी। यानी कि आप इस ढंग का पॉपुलर लेवल का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स देखेंगे, तो इस टाइप का थोड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर्स भी आपके साथ आ जाएंगे। वो शायद आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, अभी कोई मुझे बोला मेडागास्कर में हुआ। तो इसलिए देखिए, एक तो है कि जो एस्टैब्लिश्ड आरएसएस, बीजेपी वगैरह जो आप बोलते हैं, फिर इधर इंडिया अलायंस है, ये तो एस्टैब्लिश्ड फोर्सेस है, दोनों एस्टैब्लिशमेंट है, दोनों सत्ता का दो पक्ष है ये लोग, एक अभी रूलिंग है, एक ऑपोजिशन है। लेकिन इसके अलावा जनता के लेवल पे क्या हो रहा है सर? आप ये मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रोक रहा हूँ, सॉरी। नहीं, अगर ये प्रोटेस्ट होते हैं, मैं आपको 3 बड़े प्रोटेस्ट गिनवाता हूँ इस देश के। एक तो प्रोटेस्ट अग्निवीर का, जो हरियाणा के वहीं से स्टार्ट हुआ। अग्निवीर, वही तो बोल रहा था मैं, अग्निवीर ही। दूसरा प्रोटेस्ट महिला खिलाड़ियों का आंदोलन, जंतर मंतर पे, एग्जैक्टली बहुत ही लंबे टाइम तक हुआ, पूरा पहलवान वाला। तीसरा किसान आंदोलन। तीनों के तीनों प्रोटेस्ट हरियाणा के प्रोटेस्ट थे। पर वो गुस्सा इलेक्टोरल में क्यों तब्दील नहीं हो पाया? वही जहां से वो उठे थे हरियाणा में, जिन जगहों से, वहां हर जगह सरकार की मेजोरिटी से जीत हुई है। अच्छा, ये बहुत, अब ये क्वेश्चन जो है ना ये मुझे बहुत प्रोवोक कर रहा है अभी ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि क्यों ये इलेक्टोरल गेम्स में तब्दील नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब वो गुस्सा जो है, हाँ, नहीं, बिल्कुल समझ रहा हूँ, और एकदम जायज क्वेश्चन है आपका। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं हमेशा इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके मैं देखता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ कि इस आंदोलन को फिर चुनाव में भुनने का प्रयास ही क्यों किया किसी ने?
देखिए जब अगर चुनाव में भुनाने का प्रयास ना करें तो किस तरीके से नहीं, चेंज मुझे करें? लगता है गलती वही था। हमारे पास चारा क्या है? एग्जैक्टली देखिए वही है ना। देखिए 2019 में शायद 19 या 20 में जब यूपी का इलेक्शन हुआ था, तब किसान आंदोलन उसी टाइम तो हो रहा था ना। हाँ, 19 के बाद स्टार्ट हुआ था। तो ये यूपी में जब इलेक्शन हुआ, स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, तो किसान आंदोलन वाले पूरा उधर लग गए। आपको याद है? पूरा लग गए थे। कौन सा साल था वो? 22 में हुआ था। इलेक्शन से जस्ट पहले कॉल ऑफ किया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था मेरी तपस्या में कमी रह गई। हाँ। तो ये लोग इलेक्शन में रह गए, लग गए और ये बोले कि हम बीजेपी को ये हरा देंगे यूपी में। तो ये लोग सब वहां थे। फिर उसी टाइम शायद वो लखीमपुर खीरी वाला घटना भी हो गया, इतनी है ना, ट्रेजिक थी वो। देखिए उस टाइम ना एक चैनल में मैंने, ये वर्कर यूनिटी करके एक चैनल है, उसमें एक मैंने छोटा सा बात रखा था। मैंने बोला था कि ये गलत है, किसान आंदोलन को अभी ये चुनावी उसमें आना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे बहुत सारे वामपंथी दोस्तों ने मेरे साथ, उनका डिसएग्रीमेंट था। मेरा ये मानना था कि इनको चुनाव में जाना ही नहीं है, कि आप एक आंदोलन कर रहे हो और वहां सब आपने रोक के रखा है। यहाँ आपका वो धरना अभी भी चल रहा था, सिंगू बॉर्डर, ये गाजीपुर, टिकरी में चल रहा है, लेकिन मेन जो लीडरशिप वहां जाके कैंपेन कर रहा है बीजेपी के अगेंस्ट में। कहाँ पहुंच गए थे? ये पूरा ऑल इंडिया पहुंच गए थे। वो बाद में बीजेपी का अगेंस्ट बाद में हुआ है ये, जब ये नहीं, जब ये आंदोलन वहां चल रहा है अभी भी सिंगू बॉर्डर में, वो ऑलरेडी वहां जा रहे हैं, है ना। फिर ये योगेंद्र यादव का भी कुछ हुआ था कि फिर किसान आंदोलन के लीडर्स ने कुछ उनको एक्शन लिया, क्योंकि योगेंद्र यादव एक बीजेपी फैमिली में गए थे, आप लोग याद है ना। तो देखिए यादव की तो करके मुझे लगता है कि आंदोलन जो है ना, आंदोलन और जो चुनाव, इसका रिलेशनशिप हम लोगों को इन जनरल समझना चाहिए। चुनाव कुछ और चीज है, और आंदोलन, मुझे लगता है कि आंदोलन का ना, आंदोलन का एक जो वैल्यू है, जनता आंदोलन को चुनाव से ऊपर रखता है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि आंदोलन एक बहुत ही प्योर चीज है, एक बढ़िया चीज है, और लोग जान देने को तैयार है आंदोलन में। चुनाव जो है ना, चुनाव थोड़ा गंदा खेल है। बड़ा पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कौन एमपी कितना पैसा लगा रहा है, आपको तो सब पता है ना ये बात। एमएलए, अगर आप एमपी लड़ रहे हैं तो कितना, कम से कम कितना करोड़ चाहिए आपके पास, कंपलसरी चाहिए। तो चुनाव में आंदोलन जब जाता है ना, यूजुअली मैं पसंद नहीं करता हूँ इस चीज को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आंदोलन का गेन्स को आप दो और कर रहे हैं। ठीक है, आप आंदोलन को वैसे रखिए, आपको अगर लगता है कि ऐसा बहुत ही खराब फोर्सेस को हम आने नहीं देंगे सरकार में, ये भी सही बात है, तो हम चुनाव में इंटरवीन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये वर्कआउट करना होगा कि हम आंदोलन को, वो जनता का जो भरोसा है, देखिए जैसे आप चुनाव में जाते हैं ना, जनता आपको जज करता है, तो अच्छा ये तो उस खेमे के हैं, ये अब उनको जिताना चाहता है, तो फिर तो इसलिए चुनावी दलदल जो बोलते हैं ना, दलदल इसको बोला जाता है, इसलिए एक दलदल है। सर डेमोक्रेसी कहते हैं हम उसको। नहीं, सबको पता है, हम भी डेमोक्रेसी कहते हैं उसको, है ना, है ना। लेकिन सबको पता है कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कितना पैसा, कितना करोड़ कौन पैसा लगाता है। इसलिए तो देखिए ना, इसलिए तो मैं आपको, हम लोग शुरू किए थे, मतलब पहले बोल रहे थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का एक चीज जो मुझे अच्छा लगता है, मैं रोक रहा हूं, एक लास्ट चीज, कि वो बिना बड़ा नेटवर्क का खुद अपना डेवलप करके उसने एमपी जीता। लेकिन ऐसा बहुत कम एग्जांपल्स है। हाँ, ये तो है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस चंद्रशेखर, जो पिछले 4 मिनट में आपने बात कही, मैं उससे बड़ा भारी डिसएग्रीमेंट है। आप प्लीज अपने रीजन बताइएगा। पहला तो आंदोलन को राजनीतिक नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कहा। नहीं, राजनीतिक होना चाहिए, नहीं, चुनावी दलदल में आसानी से नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे को एक बात बताइए, कोई एक आंदोलन कर रहा है और वो चुनाव में उसका इम्प्रेशन ना हो, और चुनाव में एक तरीके से, एक प्रभावी तरीके से ना जाए, तो फिर किस तरीके से डेमोक्रेसी में वो अपनी बात मनवाएगा, किस तरीके से अपने मुद्दे रखेगा? क्या हर चीज का सोल्यूशन तो ये नहीं हो सकता कि रोड पे जाके हम परिवर्तन कर दे, सत्ता परिवर्तन हो गया और दूसरा हो गया। और दूसरा, अगर आप बात करते हो कि भाई
गैर राजनीतिक का मतलब आप नहीं, मैं गैर राजनीतिक बिल्कुल नहीं बोला। शर्मिला, आपने कहा गैर राजनीतिक, कहा आपने वर्ड कहा, मैंने बोला चुनाव में नहीं जाना। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आपका सेंटिमेंट को मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, नहीं सर, और मैं देखिए आई एग्री विद योर सुनो। सेंटिमेंट। मेरा ये इसमें मानना है, आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो आंदोलन जो पॉलिटिक्स, देखिए ये सवाल आपने पहले भी उठाया था, तो हमने बोला किस टाइप का पॉलिटिक्स, आंदोलन का जो पॉलिटिक्स होता है ना, उसको जनता ऊपर रखता है। ये आपकी बात सही है, पर जब आप चुनाव में जाते हैं ना, चुनाव का एक थोड़ा सा गंदा एक एंगल होता है चुनाव में। आप अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हो फिर? नहीं, उसमें आप मतलब इसी पे आप लोग एक बार कर लेते हैं, है ना। जैसे आप मान रहे हैं ना कि चुनाव में पैसा का बहुत बड़ा रोल होता है। सर ये अलग चीज है, नहीं, जब हम डिस्कस कर रहे हैं आंदोलन। आपने चुनाव का बात किया ना, तो मैं चुनाव का बात कर रहा हूँ, तो उसमें इतना बड़ा बड़ा पैसा का खेल होता है, तो कहीं ना कहीं जनता ये चीज समझ रहा है। आंदोलन को वो एक आपको एक हाई मोरल्स में रख रहा है ना। तो आप क्यों गिर रहे हैं यहाँ, आप क्यों गिर रहे हैं? ताकि वो मुद्दे की बात मनवा सके कम से कम। इरोम शर्मिला 16 साल तक अनशन करके मर गई, कुछ नहीं हुआ। सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में है। अच्छा, इरोम शर्मिला आपने बोला, इरोम शर्मिला ने भी यही गलती किया। देखिए, उन्होंने जब आंदोलन किया उनका सब सही था, फिर वो जाके चुनाव लड़ी, कितना वोट आया? करेगी बेचारी, कितना वोट आया बताइए ना। गुरनाम चटनी जो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा लीडर था, इरोम शर्मिला का को शायद 100 वोट भी नहीं पड़ा। राखी सावंत को 150 आए थे शायद। तो इसलिए मुझे लगता है जाना ही नहीं चाहिए। आपको अगर जनता, देखिए क्या है ना, कुछ मुझे लगता है कि ये क्लोजली मतलब एक ये ऐसे जनरल फॉर्मूलाज भी नहीं बना सकते इस पे, है ना। जैसे शायद इसलिए शायद आप केजरीवाल का सवाल पूछ रहे थे कि केजरीवाल को क्या, चूंकि केजरीवाल भी एक तरीके से एंटी करप्शन मूवमेंट के थ्रू गया है, वो तो जीत गया। ममता बनर्जी भी सिंह, हाँ वो तो जीत गया। जेपी मूवमेंट से आप देख लो, सारे बड़े लीडर निकले। देखिए, केजरीवाल को अपर मिडिल क्लास वाले उनको फंडिंग किया था। जितने भी आंदोलन हुए उनमें भी फंडिंग होती है सर, लोगों की एक श्रद्धा भी होती है, और लोग पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके देते भी हैं। देखिए, और दूसरा बात ये है ना, केजरीवाल का जो ये था, केजरीवाल तो मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में वो उभर के आ गया। उसमें तो बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस थे, इवन लेफ्ट भी अलाई किए थे केजरीवाल के साथ। तो केजरीवाल को लेजिटिमेसी काफी था उस टाइम, मतलब नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी वाले भी उसके साथ खड़े थे। और मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन का, लेकिन पंजाब में और हरियाणा में तो किसान आंदोलन का मुझे लगता है चुनाव में भी इम्पैक्ट हुआ है। कहाँ हुआ? यूपी में नहीं हो पाया। कहाँ हुआ सर, बताओ तो सही, कहाँ पे हुआ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, देखिए पिछले जो चुनाव हुआ हरियाणा में ना, तो सर लोकसभा चुनाव में हुआ ना असेंबली चुनाव में हुआ। आप मुझे एक रीजन तो बताइए कि यहाँ पे हुआ। क्योंकि देखिए, चुनाव में लोग ना पर्सनल इंटरेस्ट में ज्यादा करते हैं। देखिए, कम्युनिटीज भी है ना, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना, आपको पता ही है। तो करके चुनाव और आंदोलन का डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं लगता है कि ये बात आपकी सही है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैं चुनाव, जब ये लोग यूपी के इलेक्शन में गए 2022 में ना, किसान आंदोलन वाले, तो मैं तो उसके अगेंस्ट में था। मुझे लगता है कि उन्होंने आंदोलन को वीक किया, ये मेरा मानना था। उन्होंने उनको पूरा वीक किया। पर आपको नहीं लगता इतनी हाई मोरल सोसाइटी हमारी नहीं है? नहीं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने हमारा मोरल्स को भी ऊपर कर दिया, और जनता सही में मतलब लोगों का सहानुभूति बहुत था अक्रॉस द बोर्ड। 1 साल तक शांति से बैठे रहना, हाँ, मतलब किसान आंदोलन मतलब ऐसा एक दृष्टांत था। देखिए, मैं तो छत्तीसगढ़ में जाते रहता हूँ, वहां पे भी सिलगेर का आंदोलन चल रहा था। वहां पे सिलगेर में भी इसी ढंग से पूरा वहाँ बड़े बड़े जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कैंप्स जो खुलता है, उसके अगेंस्ट में आंदोलन है वहां पे, है ना, मूलवासी बचाओ मंच की तरफ से। वहां सिलगेर में एकदम दूर दराज फॉरेस्ट इलाके में भी लोग किसान आंदोलन का बात करते थे। तो मुझे लगा किसान आंदोलन, वो जो हाई मोरल बोलते हैं ना, आप सही बोल रहे हो कि जनता उतना हाई मोरल्स में जनता भी नहीं है उसमें, है ना। लेकिन जब कुछ ऐसा घटित हो रहा होता है ना, बढ़िया, जनता भी समझ लेता है उसका।
जनता भी फिर अपना अपना लेवल बढ़ाता है। तो किसान आंदोलन का इसलिए मुझे लगता है ना बहुत पॉसिबिलिटीज था, लेकिन वही होता है ना कि मतलब जो एस्टैब्लिश्ड जो अपोजिशन फोर्सेस है वो भी कहीं ना कहीं उसको पोच करते हैं बहुत, है ना। तो देखिए मुझे वही याद आ रहा है आपको, मैंने 2018 अप्रैल का जो दलित स्ट्राइक्स ऑल इंडिया लेवल का जो आपको जिक्र किया, वैसे देखिए वो थोड़ा ना उससे पहले रोहित वेमुला वाला केस हुआ था। और रोहित वेमुला वाला केस जेन्युइन केस है, लेकिन उसमें भी देखिए केजरीवाल भी पहुंच गया वहां एचसीयू में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, राहुल गांधी भी पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए। यानी कि कोई भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट असर्शन इस देश में हो नहीं पा रहा है। या तो रूलिंग पार्टी, अभी जो बीजेपी वाले हैं रूलिंग में, और ये ऑपोजिशन, ये दो ऐसा एक बना हुआ है। इसके चलते इसके आउटसाइड कोई थर्ड ऑप्शन आपको, मतलब जनता तो थर्ड ऑप्शन हमेशा आपका टेबल में फेंक रहा है। अग्निवीर हुआ, ये इवन किसान आंदोलन भी हुआ, वो 2018 का जो दलित प्रोटेस्ट था, ऐसा बहुत आपको दृष्टांत मिलेगा। लेकिन तुरंत ये सब जो फोर्सेस है वो जाके उसको अप्रोप्रिएट करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो हमारे सामने में सवाल ये है कि कैसे एक जेन्युइन एक आंदोलन का रास्ता कैसे खुल सकता है भारत में। ये मुझे लगता है कि हमारे सामने में ये चैलेंज है। और जनता के तरफ से तो वो लड़ते रहता है, वो अपना प्रोटेस्ट करते रहता है, रास्ते में आते रहता है। इवन देखिए ना, ये जो पेपर लीक्स का अभी बहुत जगह में चल रहा है। जैसे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बारिश के मौसम में लास्ट ईयर जो बेसमेंट में जो बच्चे बैठे हुए थे कोचिंग में, वो मर गए। बहुत प्रोटेस्ट हुआ। वो किसी खेमे का नहीं था, वो ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, ना आरएसएस वाला, ना इंडिया अलायंस वाला। अभी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अभी। पहले तो इन्होंने एक मुस्लिम वाला एंगल दे दिया बीजेपी वालों ने, लेकिन बाद में नहीं माना युवाओं ने, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। बारमेड़ में जो पिछले बार एमपी का सीट में जो पहले एबीवीपी का लड़का था, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। क्योंकि टिकट नहीं मिली उसको, टिकट नहीं मिली, है ना। वैसे हमारा जिग्नेश मेवानी इंडिपेंडेंटली वो राइज किया है। ऐसे बहुत सारे आपको लोग, अखिल गोगोई असम में, अखिल गोगोई कोई एक खेमे का नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा आपको दृष्टांत मिलेगा जो, और ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स प्रशांत किशोर नॉट प्रशांत किशोर। अब देखिए वही है, अगर आप जो जनता के अंदर से जो आंदोलन निकल रहा है, जो कोई भी खेमे में नहीं है ना, जब आप उसको स्पेस नहीं देते हैं, तो ये प्रशांत किशोर जैसे लोग पूरा ही कॉर्पोरेट मॉडल में ये लोग अपना कॉर्पोरेट से जो कमाया हुआ पैसा, आप देखिए ना, मतलब जो इन सब पॉलिटिकल पार्टी से जो पैसा कमाए, मतलब ये है मॉडल इंडिया में। इंडिया का डेमोक्रेसी आप ये समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। वेदांता जो आदिवासियों को पूरा उजाड़ रहा है उड़ीसा में, बॉक्साइट माइनिंग, डोगरिया कुंड, आदिवासी को खत्म कर रहा है, वो वेदांता कंपनी कांग्रेस को भी दिया पैसा। आप गूगल करके देख लो कितना पैसा दिया था। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का जो आया है ना, वो बीजेपी को भी दे रहा है, सबको दे रहा है। अब वो पैसा जो है उसका एक हिस्सा आईपैक को दिया उन्होंने, प्रशांत किशोर को। सभी पार्टी के लिए काम किया है उसने, ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, बीजेपी के लिए भी काम किया। अब वो जो कमाया है पैसा प्रशांत किशोर ने, वो फिर दोबारा लगा रहा है। पूरा ही कॉर्पोरेट मॉडल चल रहा है, ऑपोजिशन हो, रूलिंग पार्टी हो, बीजेपी हो। आप तो व्हाट इज द वे आउट? आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू एड्रेस। और ये आपने भी बोला आंदोलन वो वे आउट यहाँ से नहीं निकलेगा, वो वहीं जाना पड़ेगा सोसाइटी में, अंदर गांव। एग्जैक्टली वही तो है ना। तो और आपने भी बोला कि क्या क्या बहुत सारा आंदोलन है, तो उसमें मुझे लगा कि 2018 में जो ऑल इंडिया लेवल का जो हुआ था, है ना, उस टाइप का कभी भी हो सकता है, है ना। और भी उसमें था, हम लोग आंदोलन का जो लिखते रहते एक जो और मैंने आपको पहले खैरलांजी बोला, खैरलांजी में भी बहुत बड़ा आंदोलन था वो, है ना। तो इस टाइप से
ये एसएससी को लेके भी बिहार में अभी बहुत हो रहा है। हाँ, तो ऐसे देखिए बहुत गुस्सा है लोगों में। और लोग समझ भी रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वोट देने जाते हैं तब क्या हो जाता है उनको? नहीं, फिर भी उसका फुल मेजॉरिटी नहीं मिला इशू ना अलग था ना सर, को। उसका तो 400 पार हो गया था ना संविधान वाला, तो वो तो एक दूसरे तरीके से एकजुट हो गए थे ना। हाँ, वो एकजुट हो गए, लेकिन फिर भी इनका डाउन तो हुआ है। हाँ, डाउन तो हुआ। हाँ, डाउन तो हुआ है। देखिए जनता समझ रहा है चीजों को, ऐसा बात नहीं है। आप ये उनको क्या बोलते हैं, भक्त है क्या है बोलते हैं, लेकिन उनका भी दिमाग कभी ना कभी, अभी देखिए जैसे गडकरी के अगेंस्ट में अभी कितना सारा अभी ऑनलाइन में चल रहा है। ये जो इन्होंने पूरा 20% एथेनॉल वाला जो लाया है, या जो मैं हाईवे बना रहा हूँ, है ना, अभी अपर मिडिल क्लास खुद समझ रहे हैं कि इनका हाईवे का जो सपना है कि बहुत बढ़िया आप एकदम जल्दी से आप मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़ के आप निकल जाओगे, है ना, वो नहीं होने वाला है। सब फ्रॉड है, सब करप्शन है। और गडकरी का 2 बेटे हैं, है ना, वो इथेनॉल कंपनी, इथेनॉल जो अभी पेट्रोल में जो गाड़ी में इथेनॉल डालना है, ये सब वो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए सब ला रहे हैं। लेकिन गडकरी का जो बेटा है उसका कंपनी उसमें पैसा बना रहा है ना। तो ये सब मुझे लगता है कि आ रहा है सामने में। ओके सर, 2 सवाल और हैं, अभी तक तो नहीं गए या बंद कर दें? नहीं, आप पूछो। हाँ, फिर 1-2 ये भी पूछा सर। एक आपने मेरे को सजेस्ट किया था नाम, पीटर थिल। वो पीटर थिल, हाँ, एआई वाला सिलिकॉन वैली का वो इन्वेस्टर, वो भी इसी में एक बार में ही करना है। देखो कुछ चीजें ना छोड़ देनी चाहिए, टाइम लगता है। आप अलग बनाओ उसका, क्योंकि मैंने तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा काम है, एलन मस्क, एआई वगैरह वगैरह, तो उसको आप अलग रखो। इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, ये और आपको और आपके दर्शकों को भी शायद अच्छा लगेगा ये, कि अभी मैंने एक दोस्त के थ्रू एक फिल्म देखा, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। भगवान, ऐसे कैसे देख सकते हो आप ऐसे? नहीं, मैं तो सब कुछ देखता हूँ, क्योंकि ये देखिए, अब ये जो फिल्म है सीरीज, ये टीवी सीरीज है, और इसको मैं जोड़ रहा हूँ आपका, इससे पहले करण जौहर ने एक फिल्म बनाया था, रॉकी और रानी। हंसी आ रहा है आपको, हंसिए, लेकिन मैं जो बात बोलूंगा वो भी आप सुन लीजिएगा। और आपका सुशांत सिंह राजपूत वाला मर्डर वाला केस था, ठीक है ना। अब ये और जोया अख्तर का जो टीवी सीरीज बनाया उसने, क्या इन हेवन, मेड इन हेवन। अब देखिए, ये जो करण जौहर, जोया अख्तर, ये या शाहरुख खान का जो फैमिली अभी बनाया, उसका बेटा जो बनाया, ये जो 3 नाम है, जोया अख्तर, करण जौहर और ये शाहरुख, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। इनका जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में बहुत है, आप मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन, है ना। तो अगर इसमें आप देखते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है। एक तो ये कि सुशांत सिंह राजपूत का जब घटना हुआ था, तो एक खास तरीके का मीडिया, आप उसको गोदी मीडिया कहिए, राइट विंग मीडिया कीजिए, उसने एक नेपो किड्स वाला एक पूरा चलाया था, कि नेपो बेबीज है, कि जो पहले से जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो एलीट है बॉलीवुड, देखिए हम लोग वर्ग संघर्ष, ये ऊंच नीच ऑपरेशन का बात करते हैं, बॉलीवुड के अंदर में जो एक बड़ा पूंजी कैप्चर किया हुआ है, और जो छोटे टाउन से कोई भी जा रहा है, मैं तो इवन कहूंगा कंगना रनौत पे आप हंस सकते हैं कि क्या कैरेक्टर है यार, जैसे हम लोग ट्रम्प पे हंसते हैं, है ना, लेकिन रियलिटी में क्या है कि वो जो भाई नीचे से गई है, हिंदी स्पीकर है, स्मॉल टाउन से गई है, पहाड़ से गई है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से गया है, वो बेचारा मेहनती लड़का था, IIT पास किया था, वो कोई सिल्वर स्पून वाला लड़का नहीं था। तो ये जो नैरेटिव जो चलाया उस टाइम, ज्यादातर राइट विंग वालों ने, मुझे लगता है लेफ्ट विंग वालों को चलाना चाहिए था ये, कि क्यों, तो उस टाइम यहाँ तक कि बड़े बड़े जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, they were forced to give a statement कि yes, I might be a nepo kid, I might be, my father is so big, तो इसलिए of course I get a entry, लेकिन मेरा भी अपना पीड़ा है, मेरा भी एक मेंटल टेंशन होता है, इस टाइप से पूरा ये नैरेटिव चल रहा है। अब देखिए, अगर आप वाम विचार रखते हैं तो आप मतलब इंडिया में तो ये हो गया कि नहीं, ये सब हटाओ, ये सब राइट विंग प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इसमें जो करण जौहर ने रॉकी और रानी फिल्म, एक्चुअली इट वाज लाइक ही वाज ट्राइंग टू क्लियर हिज गिल्ट। उन्होंने एक ऐसा फिल्म बनाने का ट्राई किया जिसमें
जो नॉन एलिट तबका, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, जो बिल्कुल देसी लड़का, देसी लौंडा, उसको हीरो बनाएंगे। वो अपना गिल्ट को क्लियर कर रहे थे। इसलिए रॉकी और रानी में आप देखिएगा, वो जो लड़का है वो बिल्कुल ही एकदम वेस्ट दिल्ली का एकदम रफ लड़का है वो, और जो लड़की है एजुकेटेड है, और फैमिली एकदम ये यूनिवर्सिटी वाला है, पूरा हाई एजुकेटेड, बड़े बड़े आर्ट फिल्म देखने वाले, ये वो। उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि वो अपना गिल्ट को क्लियर कर रहे हैं। बॉलीवुड अपने आप को ना अभी थोड़ा रिशेप कर रहा है कि जनता में अभी एक ऐसा मैसेज गया है, ये तो कुछ चंद ऊपर में बैठे हुए लोग एक नैरेटिव खेलते हैं और वही हमें देखना पड़ता है। अब ये जो इसका बेटा के साथ भी जो हुआ, शाहरुख खान का बेटा के साथ, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के थ्रू ही आया। देखिए वो वाला केस कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो नीचे से गया है बच्चा, उसका देखो कैसे मर्डर हो गया, है ना। तो ये भी ये बड़े बड़े लोग इसको कंट्रोल करते हैं। शाहरुख खान, करण जौहर का नाम सबसे टॉप में आता है, वो तो जनक है उसका। हाँ, तो ये फिल्म जब मैंने देखा तो भी मुझे लगा कि ये लोग, शाहरुख खान का फैमिली भी यही ट्राई कर रहा है, और उसमें सब है, करण जौहर भी है, सब बड़े बड़े स्टार्स है उसमें, सब है। तो ये बॉलीवुड के अंदर में एक क्लास स्ट्रगल चल रहा है अभी। देखिए वर्ग संघर्ष बोलते हैं ना, कहाँ है? आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट बहुत टू अर्ली है? नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? सुशांत सिंह राजपूत का केस आपका 2020 है, और वो शाहरुख खान का बेटा आज वो फिल्म बना रहा है, और वो अपना गिल्ट को क्लियर कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में सबके लिए जगह है। ये मतलब टू अर्ली है, तो इट्स टू लेट कि आज हम यहाँ आज 2025 में ये बात कर रहे हैं। 2020 में इट वाज ऑलरेडी क्लियर कि राइट विंग क्यों जीत भी रहा है, राइट विंग क्यों इस ढंग का एक क्रेजी, एक भक्त एक बनाया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक खान मार्केट गैंग बोल के आपको वो प्रेजेंट कर रहा है बार बार, और आप वो जो आपके ऊपर जो बिल्ला लगा, वो जो तकमा लगा, उसको आप निकाल के फेंक नहीं पा रहे, समझ रहे हैं ना। तो ये जो फिल्म आया आर्यन खान का, ही समवेयर ट्राइंग टू क्लीन हिमसेल्फ अप कि नहीं, तो इसलिए उसमें देखना जो बॉलीवुड ने कैसे इतने लोगों को का करियर बर्बाद किया है, क्योंकि उनका पास बैकिंग नहीं था, वो दिखा रहे हैं, वो हो रहे हैं ना। तो इसलिए देखिए अलग अलग लेवल पे ये संघर्ष चल रहा है देश में अभी, ओके, है ना। तो इसको भी आप नोटिस कीजिए, और करण जौहर, शाहरुख खान इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं इस चीज को कभी। सर आपका फोन अभी भी आपकी बातें सुनता है? हाँ? यार क्या करूं यार, ये 2-2 बार आपको थोड़ा तो प्रिविलेज्ड महसूस हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल हाँ? नहीं। कि हम देखो मैं किस लोगों की श्रेणी में आ गया हूँ। बिल्कुल नहीं, मतलब ये ना, ये शुरू कैसे हुआ? आपको पता क्यों नहीं लगा, या थोड़ा एहसास हो गया था? नहीं, मतलब ये मेरा 2 बार आया नाम। हाँ। एक तो 2018 में ये आया था, फिर ये 2021 में जिसमें सभी का था, पेगासस वाला, है ना, तो 2 बार लगा, तो दोनों में मैं था। तो पहले वाला जो हुआ उसमें शायद इंडिया से 20-25 ही थे उस लिस्ट में, बाद में तो सभी थे, इंक्लूडिंग जो हमारे राहुल वगैरह, राहुल गांधी, इवन कुछ बीजेपी के लोग भी थे उसमें, है ना। ये वैष्णव, अश्विनी वैष्णव क्या है, मंत्री रेलवे चलाता है, तो इसमें तो बहुत लोग थे। लेकिन उस टाइम जब हुआ था 2018 में तो बाद में मुझे रिकलेक्ट हुआ कि हाँ, वो उस टाइम क्या था कि वो वीडियो कॉल आता है आपके पास, अच्छा, व्हाट्सएप में, हाँ, एक अजीब सा नंबर से, और आप ऐसे देखते हैं और वो तुरंत काट देता था। लेकिन वो मिस्ड वीडियो कॉल में ही वो वायरस, स्पाईवेयर आ जाता है आपका फोन में, मिस्ड होते ही, हाँ, वो मिस्ड ही हो जाता, मतलब इतना एक रिंग आता है बस, है ना। तो 2-3 बार आया था मेरा फोन में, तो मैंने तो अब उस टाइम तो पता ही नहीं था ना ये पेगासस वाला। उस टाइम तो पुराना जो कि आप फोन कर रहे हो तो वो छुप के कहीं से सुन रहा है, ये वाला था पहले। टैपिंग, फोन टैपिंग वाला था, ये वाला तो था नहीं। बाद में मुझे एक कॉल आया कनाडा से। अच्छा, कनाडा में एक थिंक टैंक है, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने तो एक्चुअली ये पर्दाफाश किया ना, तो उन्होंने कॉल किया, पहले मैसेज किया, क्या रेल्स्टन था वो, ये टोरंटो यूनिवर्सिटी में बेस्ड है, तो उन्होंने फ़ोन किया
तो मैं फ़ोन उठाया, बोला आई वांट टू टेल यू समथिंग, इज इट अ गुड टाइम? सेड यस इट्स अ गुड टाइम। उधर से कोई पूरा कैनेडियन एक्सेंट में अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो ओ आई थिंक यू नो योर फोन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आई सेड व्हाट डू यू मीन फोन इज कॉम्प्रोमाइज्ड? तब उसने समझाया पूरा, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सो वी आर लॉजिंग अ केस अगेंस्ट व्हाट्सएप। क्योंकि व्हाट्सएप गिल्टी पार्टी हो गया ना, कि व्हाट्सएप का जो इनका सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन है उसको तोड़ के पेगासस आ रहा है ना। तो 2018 में हुआ ये, फिर 2021 में भी हुआ। तो 2021 में जब हुआ तब तो और बड़ा न्यूज़ बन गया ये। तो फिर मेरा फ़ोन भी ये किया था उन्होंने, जो इसको फॉरेंसिक्स करते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी, वहाँ बर्लिन से कोई बैठ के इस फ़ोन को एक लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया ये पे, इनफैक्ट वायर ऑफिस में किया, वायर इसको कर रहा था। तो इसका फॉरेंसिक्स हुआ। तो यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो विंडो स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन होता है ना, तो वो सब दिख रहा है उसको। तो उसने पूरा इससे पता नहीं क्या क्या निकाला। वो एक्टिविस्ट लोग है एमनेस्टी इंटरनेशनल के। तो ये हुआ। तो हाँ, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने क्या बताया फिर कि कितनी बातें आपकी सुन ली गई, कितनी मैसेजेस पढ़ लिए गए, सब कुछ? अब मुझे लगता है सब कुछ ना, क्योंकि ये तो एवरीथिंग लाइक वो पूरा कंट्रोल कर लेता है ये। मतलब दिस फोन इज नो लॉन्गर योर्स बेसिकली। सिर्फ कन्वर्सेशन। उसके बाद आपने फोन चेंज किया है? वही है? हाँ, फोन चेंज किया मैंने। फोन चेंज किया आपसे आपको एक्टिविज्म कर नहीं रहा है वो, क्या पता। वही तो मतलब ये तो फिर क्यों चाहते हैं लोग आपकी बातें सुनना? वही तो मैं यही क्वेश्चन ना, जब ये न्यूज़ में आया था ना, तो सब लोग इसको कवरेज दे रहे थे, क्योंकि वो तो हेडलाइन स्टोरी था। तो बहुत सारा जर्नलिस्ट का फोन आया। तो मुझे जर्नलिस्टों ने एग्जैक्टली आदित्य यही क्वेश्चन पूछा कि आपको क्यों किया, क्या लगता है आपको? मेरा जवाब था, आप है जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। है ना, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप लोगों का काम है। सिर्फ आप नैरेटिव बनाते हैं, है ना। आप अजीत डोभाल का फोन हैक करके पता कीजिए, वहाँ होगा ना डिटेल्स। तो वो हैक करके दिखाइए ना। तो मैंने उनको बोला कि जैसे जूलियन असांज ने जो जर्नलिज्म दिखाया वो आप लोग क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जूलियन असांज ने तो अमेरिकन सर्वर्स को हैक कर दिया ना। अब ये जर्नलिस्ट भी इतना गुड सिटीजन बन गए कि नहीं सर, तो सरकार का तो नहीं हैक कर सकते। आप लोगों का हैक हुआ है, उस पे स्टोरी बनाएंगे, है ना, वो भी आपसे ही पूछ के कि आपको क्या लगता है। सब डिबेट चलाने में सरकार से बातचीत हुई आपकी फिर? हाँ, अच्छा, फिर कुछ एक्टिविस्ट, लॉयर्स वगैरह, लॉयर तो आ ही जाते हैं ना सीन में फिर। तो वो लोग ये किया था। ये उस टाइम पार्लियामेंट्री IT अफेयर्स करके पार्लियामेंट्री कमेटी, हाँ, तो उसमें आई थिंक महुआ मोइत्रा, शी वाज वन ऑफ द मेंबर्स, और आई थिंक शशि थरूर वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। तो हमारे यू नो प्रगतिशील दोस्तों ने बोला कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अपने ही लोग है ना, हमारा महुआ है, हमारा थरूर है, तो चलो वहाँ। तो गए लोग। मैं बोला यार मैं किसी कैंप में नहीं हूँ, है ना, मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो। आप लोग जाओ। तो लोग गए वहाँ, जाके डिपोजिशन किए, और थरूर इन सब से कमेटी से पूरा बात किया और अपना बात रखा। तो उसको लेके फिर तो वही तो फिर उसको लेके तो बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा गया, है ना, चूंकि इन्होंने एक्चुअल डिपोज किया था। लेकिन वही है, ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस तो दिया था सरकार को कि आपको बताना चाहिए कि किसने किया नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार बताएगी तो फिर करेगी क्यों? ये भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये एक्टिविस्ट लोग वो व्हाट्सएप को वहाँ पे लेके गए हैं सैन फ्रांसिस्को का कोर्ट में। ये वहाँ चल रहा है केस, अभी भी चल रहा है। ओके, पूछना एक आध या क्लोज करें। सिंस आपने समाज के बदलने की जो बात की, आंदोलन की बात की, मैं इसको थोड़ा और रिलेट करना चाहूंगा भक्ति मूवमेंट से।
तो वहाँ पे हाँ थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा कि जैसे कबीर भक्ति मूवमेंट में बात करते हैं, प्रेम नगर की बात करते हैं, कि सिटी ऑफ मतलब लव की बात करते हैं, एक यूटोपियन विजन होता है। रविदास बात करते हैं, बेगमपुरा की बात करते हैं कि ये सिटी विदाउट एनी सोरो। और फिर मतलब हम मॉडर्न टाइम्स में आते हैं तो भी मतलब एक सुल्तान ड्रीम करके आता है। तो मतलब एक टाइम पे हम देखते हैं कि कई बार पीरियड्स में हमें कोई यूटोपियन विजन होता है, फिर वो हमें एक तरीके से डायरेक्शन देता है जो समाज जिससे बदलता है एक तरीके से। आज के टाइम पे हमारा जो समाज है उसकी आप क्या डायरेक्शन देखते हैं, वो किस डायरेक्शन में देखता है जा रहा है, और कोई विजन ऐसा है आज के टाइम पे? नहीं, कबीर और आपने रविदास का जिक्र किया, वो तो मुझे लगता है कि हम लोगों को उसको अंगीकार करके साथ लेके वो जो बेगमपुरा का जो विजन है ना, तो उसको लेके हम लोगों को चलना चाहिए। और जैसे उसको लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है ना, अब जैसे कबीर का गीत सुनते हैं बहुत लोग, या इवन आपका सूफी संगीत सुनते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उच्च विचार होते हैं उसमें, लेकिन वो एक कल्चरल, एक एलीट का एक एंटरटेनमेंट ही बन गया वो भी, है ना। तो हमें अगर हम नीचे में जाते हैं समाज में तो हम देखते हैं कि कबीर पंथी जो एक्चुअल समाज में है, मुझे लगता है कि वहाँ हमको जाना चाहिए। और वो एक्चुअली हकीकत में है भी। जैसे हम लोग ये सब आंदोलन का बात कर रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन में तो दिख रहा था ना कि सब लोग अपना फेथ को लेके आ रहे थे वहाँ, है ना। हाँ, है ना। तो या इवन आपका जो हमारा शाहीन बाग में जो आंदोलन था, शाहीन बाग में महिलाएं अपना वहाँ रोजा रख रहे हैं, है ना, रोजा को तोड़ रहे हैं वहीं पे। मुझे तो कोई एब्सोल्युटली आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। मतलब मैं भगत सिंह का व्हाई आई एम एन एथेइस्ट भी सही है, लेकिन वो एथेइज्म में धर्म भी इंक्लूड होगा, वो तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, वो तो है ना। तो इसलिए आपने जो कहा वो तो उसमें एकदम इंक्लूड होना है। लेकिन बस क्या है कि अगर हम, इसलिए मैंने कबीर पे वायर में जो आर्टिकल लिखा था उसमें वही कहा कि ये जो निर्गुण जो फिलॉसफी है, निर्गुण, मैं पूरे तरीके से निर्गुण को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो श्रम जो होता है ना वो निर्गुण में नहीं होता है। श्रम किसी चीज को लेके होता है। कोई मोची अपना कुछ काम कर रहा है, कोई किसान कर रहा है, वो निर्गुण में नहीं हो रहा है वो। तो ये जो श्रम का जो सवाल है, ये जो उत्पादन का जो सवाल है ना, तो इसलिए निर्गुण मुझे लगता है कि मतलब सगुण को आप रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि सगुण को आपने कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स मान लिया, आपने ये मान लिया कि जो हम भगवान श्री राम का बात कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दिया और उसमें कास्टिस्ट है, वो एंटी वुमेन है वगैरह वगैरह, है ना। तो चूंकि उसको आपको रिजेक्ट करना है, चूंकि वो सगुण हो गया, तो आप सोचे निर्गुण लेके आप एकदम चलना है। लेकिन मुझे लगता है कि निर्गुण में वो बड़ा प्रॉब्लम है, वो एलिटिज्म के तरफ जाता है। यानी कि आप रेडिकल तो हैं, आप पूरा समाज को आप क्रिटिक कर रहे हैं, लेकिन वो रेडिकल एलिटिज्म हो रहा है। जो आम जनमानस जहाँ रह रहा है ना, हाँ, वो तो वही होगा ना जिसे आप बोल रहे थे भाई, मालचा में आके अभी भी लोग अपना पत्थर, अपना पेड़ ढूंढेंगे भाई, उसको आप क्या कहेंगे फिर? वो तो निर्गुण नहीं है ना, वो तो एकदम सगुण है, वो लाइव है वो। हाँ, ये कौन सा सगुण है? यानी कि हम वो वाला सगुण नहीं मानेंगे, लेकिन निर्गुण के अंदर। इससे कबीर का भी दोहा में कबीर ने कहा है कि न निर्गुण न सगुण, दोनों को ठुकराया है उसने एक्चुअली। इसलिए मैंने वो आर्टिकल लिखा, और इसलिए मैं बहुत कम लोगों के साथ मैं जुड़ पाता हूँ, आपको शायद पता चल गया होगा अभी तक, है ना। तो मैं थोड़ा मतलब अकेले ही, मतलब होता है ना, बॉलिंग भी खुद करता हूँ, बैटिंग भी खुद दौड़ के इधर आ गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जहाँ मैं जाता हूँ, मालवा में, वहाँ पे वो समाज के अंदर से वो कबीर पंथ वहाँ है, जो प्रहलाद सिंह टिपानिया का, उसमें जुड़ा हुआ हूँ मैं। उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ मैं, है ना। लेकिन और मैंने वहाँ मेरा लेख में प्रहलाद सिंह टिपानिया को भी कोट किया है उसमें। तो जो कबीर का जो उलटवासी है, कबीर का उलटवासी मुझे लगता है कि
उसमें हमें एक मजदूर वर्ग का निर्गुण, मजदूर वर्ग का सगुण, वो सगुण और निर्गुण का जो बाइनरी जो बनाया इंटेलेक्चुअल वालों ने, इसको तोड़ के कुछ और क्या सिंथेसिस हो सकता है, कुछ नया। हाँ, वो मुझे लगता है कि कबीर के उलटवासी में हमको देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ये एक हमको शुरुआत करना चाहिए उस दिशा में। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काफी टाइम हो गया, थका दिया आपको। नहीं, मैं तो थकता नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा।